दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले की। बागपत में एक सरकारी कर्मचारी रहते थे जो जिला नगरीय विकास अधिकरण, जिसे डड्डा भी कहते हैं, उसमें काम करते थे। उनका नाम था विक्रांत कुमार। उनकी उम्र थी तकरीबन 37 साल। उनके परिवार नोएडा में रहता है और परिवार ये लोग नोएडा में रहते हैं और सरकारी नौकरी है। विक्रांत की तो ये बागपत में रहते थे और मूल रूप से विक्रांत उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज के रहने वाले हैं। अभी हुआ यूं कि पिछले महीने की 16 अप्रैल को विक्रांत अपने घर से निकले काम पर जाने के लिए, लेकिन ना तो वो काम पर गए और ना ही वो घर वापस लौटे। इस बीच उनका मोबाइल फ़ोन वो भी रहस्यमय तरीके से स्विच ऑफ हो गया। परिवार के लोग बागपत में नहीं रहते थे। नोएडा से उन लोगों ने विक्रांत को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत से बात नहीं हो पा रही थी। ऑफिस के कुछ लोगों से बातचीत हुई। ऑफिस वालों ने बताया कि विक्रांत तो आज ऑफिस नहीं आए हैं। तो जो है उसकी पत्नी है, जो उसकी मिसेज है, वो लाजमी तौर पर बहुत परेशान हो गई। उन्होंने नोएडा से जितने हो सकता था बागपत के लोगों से पूछताछ की, उनको ढूंढने की कोशिश की। फिर बागपत भी पहुंची और अपने पति को ढूंढने की पूरी ताकत लगा दी। जितने नाते, रिश्तेदार, जानकार, दोस्त, यार हैं, सबको कांटेक्ट किया, लेकिन विक्रांत कुमार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। 16, 17, 18, 19 कई दिनों का वक्त गुजर गया। वो ढूंढती रही, लेकिन विक्रांत का पता नहीं चल रहा था। आखिरकार उन्होंने बागपत के कोतावली पुलिस स्टेशन में 23 अप्रैल को अपने पति विक्रांत कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। देखा जाए तो एक बालिग आदमी अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, तो गुमशुदगी की रिपोर्ट तो पुलिस वो है दर्ज कर लेती है और पुलिस अपने पेश में अपनी रफ्तार से इस मामले की तफ्तीश कर रही थी। लेकिन गुमशुदगी की जो शिकायत या अपने पति की गायब होने के बारे में जो कंप्लेंट विक्रांत कुमार की पत्नी ने दी थी, उस कंप्लेंट में एक खास बात थी। वो बात यही थी कि उन्होंने ये लिखा था कि विक्रांत के साथ उसके ऑफिस में एक लड़की काम करती है जिसका नाम है राखी कश्यप। यह राखी कश्यप मेरे पति के पीछे पड़ी हुई थी और मुझे डर है कि मेरे पति के गायब करने में राखी का हाथ हो सकता है। अब मामला सामान्य गुमशुदगी का नहीं था। इस कहानी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था जिसका कोई ना कोई सिरा, कोई ना कोई कनेक्शन राखी नाम की उस लड़की से जुड़ा हुआ था। तो अब पुलिस ने इस मामले को और गहराई से जांच परखने का फैसला किया और राखी के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाने लगी। राखी के बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो बागपत की ही रहने वाली है। बागपत के एक गाँव है राजपुर खानपुर, इस गांव की वह रहने वाली है और राखी की 2 शादियां हो चुकी है। बदकिस्मती से उसकी दोनों शादियां जो है वो नाकाम रही और अलग हो गई। अपने पतियों से तलाक लेना पड़ गया उससे को। लेकिन इन दिनों राखी सोशल मीडिया पर और ख़ासकर इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव थी और उसके फॉलोअर्स की तादाद भी हज़ारों में थी। राखी काफ़ी खूबसूरत लड़की थी और अपने आप में एक बहुत अच्छी तरीके से कैरी करती थी। लेकिन उसकी पर्सनालिटी में जो सबसे अट्रैक्शन करने वाली बात थी वो ये थी कि उसकी कमर पर हमेशा एक पिस्टल का लगा होना। जी हाँ, राखी के पास एक लाइसेंसी पिस्टल थी जो वो बहुत ही शान से लेकर घूमती थी और उसे फ्लर्ट किया करती थी। अब कई लड़की जो सोशल मीडिया पे दे धनाधन रील्स डाल रही हो, हर रील्स पर तकरीबन उसकी कमर में एक पिस्टल चमक रही हो, तो उस लड़की की इमेज कैसी बनती है आप समझिए। उस लड़की की इमेज एक बहुत ही मजबूत और दबंग लड़की के सोशल मीडिया में फैली हुई थी, बनी हुई थी। अब इस राखी का विक्रांत कुमार के साथ मिलना जुलना था, जैसे कि उसकी पत्नी ने बताया, और वह यह भी कहा कि राखी ही मेरे पति की गुमशुदगी के पीछे हो सकती है। तो पुलिस जो है वो अब राखी को ढूंढने लगी। राखी के बारे में जो जानकारी दी, बताया, वो सारी जानकारी पुलिस को मिली और पुलिस ने राखी को पूछताछ के लिए बुलाया। राखी आई, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आई और विक्रांत के बारे में तमाम सवाल जवाब पुलिस ने राखी से पूछे और राखी ने सारे सवालों का जवाब बहुत ही सीधे अंदाज में दिया और उसने यह क्लियर कर दिया कि विक्रांत कुमार से उसकी दोस्ती ज़रूर है, दोनों साथ में काम भी करते हैं, मिलना जुलना भी है, लेकिन विक्रांत कुमार की गुमशुदगी में उसका कोई लेना देना नहीं है। ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोगों से ऑफिस के बाहर भी उसकी जान पहचान और मुलाकात है। अगर कोई गायब हो जाए तो किसी आदमी की गुमशुदगी का उससे क्या लेना देना हो सकता है। तो राखी ने कुल मिलाकर अपने आप को इनोसेंट बताया और कहा कि उसे कुछ नहीं मालूम, और पुलिस ने उसकी बातों सुनी और पुलिस उसकी बातों से कन्विंस्ड हो गई और पुलिस ने उसको जाने दिया। इसके बाद कई दिनों का वक्त गुजर गया और इसी बीच सहारनपुर पुलिस को एक जानकारी मिली, एक बात पता चली। अब तक पूरी कहानी बागपत की, अब सहारनपुर की पुलिस को एक जानकारी मिली। पुलिस को यह पता चला कि बड़गांव थाना इलाके में एक नहर बहती है। उस नहर में एक शख्स की लाश मिली है।
यह जानकारी सहारनपुर पुलिस को 16 अप्रैल जिस दिन विक्रांत कुमार गायब हुआ था उससे ठीक एक दिन बाद मिली थी। यानी एक दिन बाद एक डेड बॉडी सहारनपुर पुलिस को बड़गांव पुलिस स्टेशन की हद में एक नहर में बरामद हुई थी। जब यह लाश मिली सहारनपुर पुलिस ने उस लाश को रिकवर तो किया और उसकी पहचान की कोशिश भी तेज कर दी, लेकिन यह शख्स कौन है, मरने वाला आदमी कौन है, यह पुलिस को पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने जब बारीकी से उस लाश का मुआयना किया तो पुलिस ने यह देखा कि उस लाश को कम से कम 3 गोलियां मारी गई है। सीने पर 2 गोलियां हैं, जांघ में 1 गोली है। इसके अलावा शरीर पर और सिर पर खासकर किसी भारी ऑब्जेक्ट से, हेवी ऑब्जेक्ट से हमला किया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि उस आदमी को काफ़ी टॉर्चर करके गोलियों से और दूसरे तौर तरीक़ों से उसकी हत्या की गई हो। यह 17 अप्रैल की बात है, लेकिन सहारनपुर पुलिस ने जब यह डेड बॉडी रिकवर की उस आदमी की पहचान पता नहीं हो पाई। इसके बाद कई दिनों का वक्त गुजर गया। आखिरकार उस आदमी की पहचान पुलिस पता करने में कामयाब हो गई। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही विक्रांत कुमार था जिस विक्रांत कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने लिखवाई थी, और जो विक्रांत कुमार जिला नगरीय विकास अभिकरण यानी डूडा नाम से ऑर्गेनाइजेशन में सरकारी महकमे में काम करते थे। लेकिन विक्रांत कुमार जो 16 को गायब हुए थे, 17 को उनकी लाश मिल गई। इस बीच उसकी हत्या किसने की, यह एक बड़ा सवाल था। अब पुलिस ने फिर से राखी के बारे में जानकारी जुटाने लगी, क्योंकि राखी पर घर वालों ने शक जताया था और राखी को एक बार पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ भी दिया था। अब जब मर्डर हो गया, लाश ही मिल गई, तो पुलिस को लगा कि नहीं, अब तो राखी से पूछताछ होनी चाहिए। फिर से पुलिस ने फिर से राखी को ढूंढने की कोशिश किया, मगर हैरानी भरे तरीके से राखी भी गायब हो चुकी थी। पुलिस का दिमाग ठनका और पुलिस सोचने में लग गई कि यह मामला क्या है। मतलब एक बंदा जिसकी लाश तलाश कर रहे थे उसकी हत्या हो गई, जिस पर शक था वो गायब हो गई। कुछ दिन गुजरे, 27 अप्रैल को राखी कश्यप की भी लाश बरामद हुई, और यह लाश भी जो है पहले अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी के तौर पर बरामद हुई थी। जगह है सहारनपुर के नौगांवा का जंगली इलाका। अब यह लाश जब पहली बार पुलिस को मिली तो यह एक अनआइडेंटिफाइड अनक्लेम्ड डेड बॉडी, जिस पर तेज़धार हथियार से वार किए जाने और तेज़धार हथियार से ही गला काटे जाने के निशान थे। लेकिन इस मरने वाली लड़की की पहचान तभी हो सकती थी जब पुलिस ने उस लड़की की पहचान पता करने की कोशिश शुरू की तो पता चला कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही राखी है जिस राखी को विक्रांत कुमार की गुमशुदगी के मामले में पूछताछ करने के बाद छोड़ चुकी है। अब पुलिस उलझन में पड़ गई, सोच में पड़ गई कि अब इस मामले की जांच आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, क्योंकि जिस पर शक था गुमशुदगी और कत्ल का, यहाँ खुद उसी का कत्ल हो चुका था। अब इन दोनों का कातिल कौन है, अब यह पुलिस को पता लगाना था। तो पुलिस के लिए पहले एक चैलेंज था, उसके बाद दूसरा चैलेंज ऐसा आया कि पहला और दूसरा दोनों मामले जो है वो कॉम्प्लिकेट हो गए और उलझ गए। अब पुलिस एक साथ विक्रांत कुमार और राखी कश्यप दोनों के कत्ल की कहानी पता करने में जुट गई। पुलिस ने क्या किया, इन लोगों के सर्कल में या इन लोगों के मिलने जुलने वाले के जो बाकी लोग थे, पुलिस ने उनके बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। इनके इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स खंगाले गए, मतलब मोबाइल फ़ोन की कॉल डाटा पुलिस ने निकलाई और यह पता करना शुरू किया कि इनकी लास्ट लोकेशन कहाँ थी, इनकी किन किन लोगों से बातचीत होती थी। 16 तारीख को ये दोनों कहाँ थे, उसके बाद 27 को डेट मिली थी राखी की, तो 27 को राखी यहाँ जिस जगह पर उसकी लाश मिली उससे पहले वो कहाँ थी। पुलिस यह सारी जानकारी जुटाने में लगी, और यह जानकारी को जुटाने के क्रम में पुलिस को 2 लोगों के बारे में पता चला। ये 2 नए लोग थे। इनमें एक का नाम था सुधारस चौहान और दूसरे का नाम था कपिल चौहान। सुधारस चौहान भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा मोटा नेता है और सहारनपुर ज़िले में वह पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हुआ करता था, जबकि कपिल चौहान एक दवा कारोबारी है, मेडिसिन का उसका काम है। और कपिल और सुधारस दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। पुलिस ने जब राखी की कॉल डिटेल निकाली, विक्रांत की कॉल डिटेल निकाली, तो यह क्लियर हो गया कि राखी और विक्रांत की एक दूसरे से कई बार बातचीत होती थी, दिन में और घंटों घंटों बातचीत होती थी। इस तरह की बातचीत जो इस तरफ का इशारा करती है कि दोनों के बीच सिर्फ एक कलीग या दोस्त वाला रिलेशन नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे की और उसकी जान पहचान या मुलाकात है, या उनके संबंध उससे भी ज़्यादा घनिष्ठ है। अब इसी बीच पुलिस ने राखी के मोबाइल फ़ोन के डिटेल को जब और एक्सप्लोर किया तो पता चला कि उसकी सुधारस चौहान से नाम के उस बीजेपी लीडर से भी लगातार बातचीत होती है और बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। इत्तेफाक से 16 अप्रैल को सुधारस, कपिल, राखी और विक्रांत इन चारों की लोकेशन बागपत में ही एक जगह पर नज़र आ रही थी, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि 16 अप्रैल को जिस दिन विक्रांत गायब हुआ था
विक्रांत कुमार उस दिन गायब होने से पहले विक्रांत राखी के साथ ही था और राखी और विक्रांत के साथ सुधारस और कपिल चौहान भी थे। इन चारों की लोकेशन तकरीबन साथ साथ पुलिस को नज़र आ रही थी। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, हत्या भी हो चुकी है और यह 2 लोग अब पुलिस के रडार में आ चुके थे। पुलिस ने इसके बाद सुधारस और कपिल चौहान इन दोनों को हिरासत में लिया और इनसे विक्रांत और राखी को लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। इसके बाद धीरे धीरे इन दोनों कत्ल की कहानियाँ खुलती चली गई और वो कहानी ऐसी थी जिसे सुनकर पुलिस वाले भी का भी दिमाग घूम गया। हुआ यह है कि विक्रांत चौहान और राखी के बीच घनिष्ठता तो थी ही। राखी विक्रांत चौहान की एक प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी। बेसिकली विक्रांत चौहान नहीं, विक्रांत कुमार मथुरा में एक ज़मीन खरीदने वाला था और राखी की नज़र उस ज़मीन पर वो चाहती थी कि विक्रांत वो ज़मीन जो है उसके नाम पर कर दे। असल में विक्रांत और राखी के बीच में रिलेशन थे, तो राखी अक्सर विक्रांत को ब्लैकमेल किया करती थी कि अगर तुमने वो ज़मीन मुझे नहीं दी तो फिर मैं हमारे रिलेशन की पोल पट्टी लोगों के सामने रख दूंगी और जो भी प्राइवेट फ़ोटोग्राफ हमारे हैं वो दुनिया के सामने उजागर कर देगी। विक्रांत इस चीज़ों से बहुत ही भयक्रांत रहता था, डरा हुआ था। तो विक्रांत के साथ ही राखी ने इस ज़मीन को हथियाने के लिए 16 तारीख को एक पार्टी रखी थी। 16 अप्रैल को उस पार्टी में विक्रांत तो खैर आया ही था, सुधारस और कपिल को भी बुलाया था। यह बागपत के एक मकान में पार्टी हो रही थी। 4 ही लोग इस पार्टी में थे, लेकिन इस पार्टी में खुशी का माहौल जो था वो अचानक जो है वो तनाव और तकलीफ़ में तब्दील हो गया। हुआ यह है कि मथुरा वाली प्रॉपर्टी को लेकर विक्रांत कुमार के साथ राखी के पहले कहासुनी शुरू हुई और राखी ने गुस्से में आकर अपने उस लाइसेंसी पिस्तौल से, जिसे वो कमर में लगाकर अक्सर रील बनाया करती थी, उसने विक्रांत को गोली मार दी। विक्रांत को गोली जांघ में लगी और काफ़ी तेज़ी से खून बहने लगा। आमतौर पर जांघ ऐसी जगह होती है जिसे देखा जाए तो यह कोई वाइटल ऑर्गन तो नहीं है, जैसे इंटरनल ऑर्गन जैसे होते हैं या सिर का कोई हिस्सा होता है, उस तरह का कोई वाइटल ऑर्गन तो नहीं, लेकिन इसी जांघ में अगर होकर कोई सारे खून की नसें जो है वो गुजरती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जांघ पर किया गया बुलेट अटैक या स्टेप इंजरी इंसान की मौत की वजह बनता है, क्योंकि ब्लड लॉस काफ़ी तेज़ी से होता है। तो विक्रांत की जांघ में गोली लग गई। अब जब जांघ में गोली लग गई तो फिर सुधारस और कपिल ये दोनों हक्के बक्के रह गए, क्योंकि गोली तो गुस्से में अचानक जो है राखी ने चला दी। इन दोनों ने अब राखी से यह कहा कि अब क्या करें। तो राखी ने फिर इनको, खासकर सुधारस को कहा कि देखो ऐसा है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें मेरे पास है और वो तस्वीरें तुम अक्सर मुझसे मांगते हो, वो प्राइवेट फ़ोटोग्राफ हैं हमारे रिलेशनशिप के, ये तुम सच जानते हो। मैं तुम्हें चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही आने वाले ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। बस तुम एक काम करो कि इस बार विक्रांत को ठिकाने लगाना है और उससे गोली तो लग चुकी है, उसकी हत्या करने में तुम मेरी मदद करो। असल में राखी जो है वो विक्रांत कुमार के साथ ही ब्लैकमेल नहीं करती थी, सिर्फ उसके साथ ही उसके संबंध नहीं थे, राखी के संबंध सुधारस के साथ भी थे और सुधारस के कुछ प्राइवेट पर्सनल फ़ोटोग्राफ जो है वो राखी के पास थे और राखी इन तस्वीरों से सुधारस को ब्लैकमेल करती थी और सुधारस से पहले 25 लाख भी वसूल चुकी थी। अब विक्रांत कुमार को गोली लगने के बाद जब सुधारस सोच में पड़ गया कि अब इसका करना क्या है, तो राखी ने उसे कहा कि विक्रांत की हत्या करने में और इसकी लाश को ठिकाने लगाने में तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हें ब्लैकमेल करना बंद कर दूंगी और अब हम लोग साथ ही रहेंगे, क्योंकि विक्रांत का कांटा तो हमारे रास्ते से हट जाएगा। सुधारस को यह बात समझ में आई और उसे कन्विंस भी लगी। उसने लगा कि ठीक है, राखी ब्लैकमेल नहीं करेगी, इसके साथ मेरा रिलेशन तो है ही, अब हम साथ में ही रहेंगे और जो मेरी फ़ोटोग्राफ है प्राइवेट फ़ोटोग्राफ वो भी राखी डिलीट कर देगी। तो इसी उम्मीद से सुधारस ने अपने दोस्त कपिल के साथ मिलकर विक्रांत को पहले एक चादर में लपेटा। वो दर्द से छटपटा रहा था, उसके हाथ पांव बांध दिए। उसके बाद उसको ये 3 लोग उठाकर, सुधारस, कपिल और राखी, ये तीनों लोग उठाकर एक कार में दूर ले गए उस नहर के पास जिस नहर के पास डेड बॉडी मिली थी। मैंने आप लोगों को वो जगह बताया था, बड़गांव थाना इलाके में एक नहर है, वहाँ पर लेकर गए और वहाँ ले जाने के उसे जख्मी हालत में पहले ज़मीन पर पटका, उसके बाद सिर पर किसी भारी चीज़ से हमला किया और फिर डेड हो जाए इसे इंश्योर करने के लिए उसे 2 गोलियां और मारी और उसके बाद उस लाश को उसी के हाथ पांव बंदी हालत में उस नहर में फेंक दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसके बाद यह 3 लोग वापस चले आए और अब तक जो है लाश पुलिस को भी मिल चुकी थी। एक दिन बाद पुलिस को लाश मिल गई और जब लाश मिली तो पुलिस ने छानबीन शुरू की। उधर जब छानबीन शुरू की तो पुलिस ने राखी को बारे में पता चला, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। पुलिस ने राखी को पूछताछ के लिए बुलाया था
और इसके बाद राखी को पहली पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ दिया था, जाने दिया था, क्योंकि राखी ने यह बताया कि विक्रांत से उसकी दोस्ती तो है, लेकिन विक्रांत की गुमशुदगी के बारे में वो कुछ नहीं जानती। और पुलिस इस बात से पहली बार कन्विंस होकर पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। अब ये जो सुधारस और कपिल है, इनकी दुखी बड़ी हुई थी। यह इस बात को लेकर परेशान थी कि राखी को पुलिस बुलाकर पूछताछ कर रही है। इसका मतलब पुलिस को विक्रांत और राखी का कनेक्शन पता चल गया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि कल को राखी जो है पुलिस के डर से विक्रांत के कत्ल की पूरी कहानी सच सच बता दे, और अगर उसने बता दिया तो हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे, हम भी फंस जाएंगे। यह बात सुधारस और कपिल के दिमाग में घर कर गई। सुधारस और कपिल ने अब नई प्लानिंग बनाने की शुरुआत की, और वो प्लानिंग यह थी कि वो राखी को भी ठिकाने लगा देंगे। यह बेसिकली एक कातिल के कत्ल की कहानी थी, जिसे आप डबल क्रॉस भी कह सकते हैं। डबल क्रॉस इसलिए क्योंकि सुधारस और कपिल अब राखी का डबल क्रॉस करने जा रहे थे। इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने राखी को एक फार्म हाउस में पार्टी के बहाने फिर से बुलाया। इस बार राखी फार्म हाउस में आई और उस फार्म हाउस के सहारनपुर के फार्म हाउस में पार्टी हुई। शराब के नशे में सुधारस और कपिल ने प्लानिंग के तहत राखी को ओवर पावर किया, और उसके बाद उन्होंने तेज़दार हथियार का इंतजाम कर रखा था, चाकू का, हथौड़े का। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके उन्होंने पहले राखी का गला रेत दिया, उसके बाद ताबड़तोड़ चाकू मारे और फिर हथौड़े से उसके भी सिर पर घातक वार किए और इस तरह से उसकी हत्या कर दी। यह हत्या हुई नौगांवा सहारनपुर के एक फार्म हाउस में, जिसके पास में ही घने जंगल का इलाका है। हत्या करने के बाद इन दोनों ने राखी की लाश को जंगल में ले जाकर फेंक दिया, और इनका यकीन था कि इन घने जंगलों से लाश बरामद होने से तो रही, न तो कभी राखी की लाश मिलेगी और ना ही कभी विक्रांत के कत्ल के बारे में, या राखी के कत्ल के बारे में किसी को पता चलेगा। वो निश्चिंत हो गए और वो वापस आकर अपनी लाइफ को रिज्यूम कर ली। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो शामिल हो गए। लेकिन पुलिस मामले की जांच करती, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले सुधारस तक पहुंची और फिर कपिल तक पहुंची, और कपिल और सुधारस तक पहुंची मोबाइल फ़ोन के डिटेल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स फुटप्रिंट को ट्रैक करते हुए राखी के बारे में, विक्रांत के बारे में जानकारी जुटाती हुई। उसके बाद सुधारस से और कपिल से जब पूछताछ हुई तो पहले सुधारस ने विक्रांत की असली कहानी पुलिस को बताई, और फिर यह बताया कि किस तरह से वो डरे हुए गए थे और पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने फिर राखी के कत्ल की प्लानिंग की, और इस तरह से उन्होंने राखी की हत्या कर दी। तो पूरी कहानी शीशे की तरह पुलिस के सामने साफ हो चुकी थी, और पुलिस ने कपिल और सुधारस को फाइनली अरेस्ट कर लिया। और इस तरह से एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केस, जिसे एक के बदले दो हत्या हुई और उसमें एक कत्ल हुआ, उस कातिल मास्टरमाइंड लड़की की भी हुई जिसने पहले मर्डर का प्लान किया, यानी पहली हत्या की प्लानिंग की थी। ज़रूरत से ज़्यादा उछंगल होकर ज़िंदगी जीना, लोगों को ब्लैकमेल करना, किसी को इस्तेमाल करना, वो कितना ख़तरनाक हो सकता है, वो इस घटना को सुनकर और इसकी पूरी कहानी को समझकर उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस पूरी घटनाक्रम पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सुधारस और कपिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? राखी और विक्रांत पर आपका क्या नज़रिया है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। हम मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। गुजरात के अंककोडिया इलाके में 4 मई को एक लड़की की लाश मिलती। यह लाश एक सुनसान जगह पर पड़ी हुई थी, और लाश को देखकर यह क्लियर कट लग रहा था कि यह मामला मर्डर का है, क्योंकि जिस युवती की लाश मिली थी, जिस लड़की की लाश मिली थी, उसके गले में स्ट्रेंगुलेशन मार्क थे, यानी कि वो लिक्चर मार्क, वो दाग जो कि किसी के गला घोट जाने के वक्त बनता है। अब जब लोगों की नज़र उस लाश पर पड़ी तो लोगों ने इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने उस लाश को रिकवर किया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, लाश की पहचान पता करने की कोशिश तेज की, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि लाश के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड, कोई मोबाइल फ़ोन या ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे उस मरने वाली लड़की की पहचान हो पाती। लेकिन पुलिस की कोशिश जारी थी, और पुलिस ने उस लाश की तस्वीरें क्लिक करके उसे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और इस तरह के अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स और ग्रुप में शेयर करने की शुरुआत की। उधर वडोदरा की ही एक लड़की ठीक एक रोज़ पहले अपने घर से गायब हुई थी। वो 3 मई की बात है। 3 मई को वो लड़की अपने घर से यह बात कहकर निकली थी कि मैं मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। असल में उस लड़की के किसी दोस्त के यहाँ कोई प्रोग्राम था, तो उसे लगा कि ये अच्छा मौका है, हाथ में मेहंदी लगा लूँगी। वो घर से निकली, लेकिन 3 मई को जब वो घर से निकली, उसके बाद फिर वो वापस नहीं लौटी। घर वाले बहुत परेशान हुए और उन्होंने अपनी बेटी को फ़ोन करना शुरू किया, लेकिन दिक्कत ये थी कि मोबाइल फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। वो लड़की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी,
तो ऐसे में घर वालों ने उस प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से भी बातचीत की और पता लगाने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी बेटी 3 मई को काम पर चली गई हो, वर्कलोड की वजह से वो कॉल ना कर पा रही हो। लेकिन उन्होंने वहाँ भी निराशा हाथ लगी और पता चला कि लड़की जो है ऑफिस नहीं आई थी। तो पुलिस उधर लाश की पहचान पता करने में जुटी थी और इधर घर वाले अपनी बेटी की तलाश कर रहे थे। इस बीच घर वालों की नज़र पुलिस की तरफ से शेयर किए गए उस सोशल मीडिया पोस्ट पर पड़ी जिसमें लाश की कुछ तस्वीरें पुलिस ने डाल रखी थी। अब घर वालों ने जब ये तस्वीरें देखी तो उनको तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि यह तस्वीर जो है उनकी बेटी की ही थी। लेकिन सिर्फ यह मान लेना या बोल देने से काम चलेगा नहीं, तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया घर वालों ने, और पुलिस वालों ने कहा ठीक है, एक बार ऑफिशियली आप उस डेड बॉडी की पहचान कर लीजिए। लाश अभी भी वहीं रखी हुई है पोस्टमार्टम हाउस में, तो एक बार चल के उसे प्लीज़ देख लीजिए। तो घर वाले पहुंचे पोस्टमार्टम हाउस और उन्होंने कंफर्म किया कि ये उनकी बेटी की ही लाश है। ये कंफर्म हो गया है कि 3 तारीख को लड़की जब घर से निकली थी उसके बाद उसका कत्ल हुआ और 4 तारीख को उसकी लाश बरामद हो गई। अब सवाल यह था कि लड़की की जान किसने ली, उसका कत्ल किसने किया और लड़की की किससे ऐसी क्या दुश्मनी थी। तो पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेशन तो खैर पुलिस कर ही रही थी। पुलिस को उस लड़की के मोबाइल नंबर का पता चल चुका था क्योंकि घर वाले मिल चुके थे। घर वालों ने उस लड़की की पहचान कर ली थी, तो पुलिस ने उस मोबाइल नंबर का सीडीआर निकलवाया, कॉल डिटेल रिकॉर्ड। पुलिस ने यह देखना शुरू किया है कि वह लड़की आखिरी बार में उससे किससे बात हुई और लास्ट टाइम जब वो जहाँ पर थी अंककोड़िया इलाके में, उससे पहले वो कहाँ कहाँ गई और कहाँ कहाँ से ट्रैवल करती हुई अंककोड़िया पहुँची। पुलिस ये सारी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन के टावर की लोकेशन, डंप डाटा, इन सारी चीज़ों से पुलिस उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा रही थी। इसके साथ ही पुलिस को एक और फिजिकल क्लू भी पुलिस को मिला था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट तो अपनी जगह है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक ऐसी चीज़ मिली थी जो इस मामले में एक सुराग साबित हो सकता था। वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ थी एक चादर। वो चादर जिस चादर में लपेटकर इस लड़की की लाश को अंककुड़िया के सुनसान इलाके में फेंका गया था। असल में वो चादर बिल्कुल नई सी थी और उस चादर में एक टैग लगा हुआ था। यह टैग एक ब्रांड का था और जब पुलिस ने इस चादर को देखा तो पुलिस को इस टैग के सहारे हो सकता है कि चादर खरीदने वाले या इस चादर का इस्तेमाल करने वाले शख्स के बारे में जानकारी मिल पाए। टैग डी मार्क का था। आप सबको पता होगा, डी मार्क एक बड़ा रिटेल चैनल है और काफ़ी नाम है उसका। तो जब पुलिस ने देखा कि चादर में डी मार्ट का टैग लगा हुआ है तो पुलिस ने वडोदरा में डी मार्ट के जो स्टोर हैं उन स्टोर को विज़िट करना शुरू किया और पुलिस ने यह पता करना शुरू किया कि इस चादर को खरीदारी हाल के दिनों में कब हुई और कौन इस कलर या इस डिज़ाइन की चादर को खरीद कर ले गया। आपको पता है ये गर्मी के दिन हैं तो बहुत ज़्यादा चादर वगैरह की बिक्री नहीं होती होगी, जिस तरह से चादर की बिक्री जो है वो विंटर में होती है। तो ऑफ सीज़न जैसी बात है, हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती। तो खैर अब इस वजह से पुलिस को अपना एक्सरसाइज में और अपनी कोशिश में बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। डी मार्ट के स्टोर ने कंफर्म कर दिया कि यह चादर उन्हीं के यहाँ से 2 दिन पहले बेचा गया था और 2 दिन पहले ऑब्वियसली ये ग्राहक ने यह चादर खरीदी थी। अब पुलिस ने कहा कि ठीक है, आप अपने स्टोर के सीसीटीवी फुटेज हमें दिखाइए और जिस ग्राहक ने भी वो चादर खरीदी थी उसके अबाउट्स के बारे में आपको जो कुछ जानते हैं वो हमें बताइए, वो इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने देखा तो पुलिस की नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो वो चादर खरीद कर ले जा रहा था। यह नौजवान कौन था? अब पुलिस को इसकी पहचान करनी थी। पुलिस ने उधर दूसरी तरफ, जो कि मैंने आपको बताया कि पुलिस ने उस लड़की के जो इलेक्ट्रॉनिक्स फुटप्रिंट्स हैं पुलिस उसको एक्सप्लोर कर रही थी, मोबाइल फ़ोन का डंप डाटा, सीडीआर वगैरह। इससे पुलिस ने यह पता किया कि आखिरी बार में किस किस से बातचीत हो रही थी। तो पुलिस ने देखा कि एक पर्टिकुलर नंबर पर उस लड़की की कई बार बातचीत हुई थी और इत्तेफाक से जो टावर, मोबाइल फ़ोन के टावर की लोकेशन है, वो टावर की लोकेशन में भी वो पर्टिकुलर नंबर जो है 2 दिन पहले डी मार्ट के उस स्टोर के आसपास भी एक्टिव नज़र आ रहा था, जो इस बात का इंडिकेशन था कि जिस लड़के से उस विक्टिम गर्ल की कातिल का शिकार बने लड़की की बात हो रही थी, उसी लड़के ने आकर चादर खरीदी थी। अब यह लड़का कौन था? क्योंकि मोबाइल नंबर पता चल चुका था तो पुलिस ने उसकी पहचान भी पता कर ली। इस लड़के की पहचान रोहन परमार के तौर पर हुई, जो बोली इलाके में रहने वाला था। रोहन परमार के बारे में पुलिस को यह पता चला कि वह वडोदरा में ही एक कैफ़े में काम करता है और वह जिस कैफ़े में काम करता है उसके सामने एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर यह लड़की जिसकी हत्या हुई वो काम करती है। यानी दोनों के ऑफिसेज जो है
ये दोनों एक वर्क स्टेशन जो है वो एक दूसरे के आसपास हैं। यह एक तरह से इस बात की पुष्टि की कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और मोबाइल फ़ोन के जो डाटा है वो तो खैर इंडिकेशन कर ही रहे थे कि, लेकिन उनकी फिजिकली एक दूसरे की जान पहचान की भी यह पुष्टि हो रही थी कि दोनों ऑफिसर्स जो एक एक दूसरे के आसपास थे। अब पुलिस ने बिना देर किए हुए रोहन को ढूंढना शुरू किया और आखिरकार उन्हें नेत्रंग इलाके से पुलिस ने दबोचा। रोहन से पुलिस ने सवाल किए। शुरू में वो पुलिस को गुमराह कर रहा था, लेकिन बाद में उसने कबूल कर लिया कि उसी ने उस लड़की की हत्या की है। सवाल यह है कि क्यों? तो जवाब यह है कि पिछले 5-6 महीनों से एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे और रिलेशन काफ़ी अच्छा चल रहा था, लड़के का यह कहना था। लेकिन लड़के ने यह कहा कि उसकी जो पार्टनर है लड़की, उसने हाल के दिनों में उसे धोखा देना शुरू कर दिया और कुछ और नौजवान लड़कों से वो लगातार बातचीत कर रही थी। इसकी वजह से उसका रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ चुका था और लगातार उस लड़की से उसकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। इस लड़के ने बताया कि उसने पहले ही प्लान कर लिया था कि लड़की जो है, इस बारे में जब लड़ाई होती थी तो लड़की कंफर्म करती थी और बिल्कुल उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। मतलब वो रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस नहीं लग रही थी, जबकि लड़का जो है वो बहुत पेशेंट तरीके से ये कहे कि डिस्परेंट तरीके से उस लड़की से के साथ इन्वॉल्व था। तो जब लड़की के साथ उसकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, इसने तकरीबन 5 दिन पहले उस लड़की को मारने का प्लान बनाया और गुजरात में वडोदरा के अंकोडिया इलाके में एक वाटर पार्क है। उस वाटर पार्क में उसने 3 मई को इस लड़की को मिलने के लिए बुलाया और कहा कि वहाँ एंजॉय भी करेंगे और आपस में थोड़ी बातचीत भी करेंगे। लड़की अभी भी पूरी तरह से ऑब्वियसली ब्रेकअप हुआ नहीं था, शक ज़रूर था और इसको लेकर लड़ाइयाँ ज़रूर होती थी। तो लड़की जो है उस लड़के के बुलाने पर वाटर पार्क में उससे मिलने चली गई। लड़का मिला, दोनों के बीच बातचीत हुई रोहन परमार के साथ उस लड़की की, और फिर दोनों घूमने के बहाने एक सुनसान जगह की तरफ निकले। बेसिकली बहाना तो रोहन की तरफ से था, लड़की को पता नहीं था उसके साथ क्या होने वाला है। और उस सुनसान जगह पर जाकर फिर से उसी टॉपिक पर दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। एक हॉट एक्सचेंज हुआ और इसी दौरान लैपटॉप का जो चार्जिंग केबल होता है, उस चार्जिंग केबल से रोहन ने उसका गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। वहाँ इनको देखने वाला कोई नहीं था। हत्या करने के बाद उसने चादर पहले ही खरीद लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसने पहले ही प्लानिंग कर ली थी 4-5 दिन पहले ही। उसी चादर से उसने उस डेड बॉडी को लपेटा और कुछ दूर ले जाकर एक सुनसान जगह पर उसकी लाश फेंक दी। वो इत्मीनान से था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसने लड़की का जो मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ करके उसको डिस्पोज कर दिया था और ख़ुद तो खैर वो वहाँ से चला ही आया था। और उसने पूरा यकीन था कि यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है जिसके रेंज में वो दोनों दिखें या नज़र आए। इसके अलावा उसे पूरा मतलब पता था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उसको कॉन्फिडेंस था ऐसा। लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट में दोनों के बीच रिलेशनशिप और बातचीत का पता चला। और दूसरी तरफ डी मार्ट वाले ने उस चादर के टैग से और डी मार्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे से उस लड़के की पहचान हो गई और इस तरह से पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि कातिल जो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, या मैं कहूँ कि ओवर स्मार्ट समझते हैं, उनको लगता है कि वो जुर्म करेंगे, कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर संगीन गुनाहों के मामले सुलझ जाते हैं और गुनहगार भी पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्राइम इन्वेस्टिगेशन की ये स्टोरी है 18 साल की एक ऐसी लड़की के बारे में जो काफ़ी होशियार थी और पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज थी। उसे हमेशा 90+ मार्क्स आया करते थे। 18 साल की ये लड़की एक कॉलेज में पढ़ती थी और कर्नाटका के श्रीगेरी की रहने वाली थी। और ये जिस वक्त की ये घटना है, आज से 10 साल पहले की ये बात है। 16 फरवरी 2016 की यह बात है। यह लड़की हर रोज अपने पिता के साथ घर से निकलती और उसके पिता उसे कॉलेज तक ड्रॉप करते हैं और फिर वापस अपनी दुकान पर आते और अपने बिजनेस करते, अपना कारोबार करते। वो एक दुकान के मालिक थे और इस लड़की का रूटीन यही था कि वो कॉलेज में क्लासेस अटेंड करती और लंच ओवर में वो लड़की अपने पिता के पास या तो अपने पिता की दुकान पर आ जाती, उनके साथ लंच करती, दुकान पर बैठती या फिर सीधे घर चली जाती। यानी तो घर से या दुकान लंच के आवर में ही उसका यह रूटीन होता है। लेकिन जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 16 फरवरी 2026, ये लड़की कॉलेज से निकलती तो जरूर, लेकिन अपने पिता के पास नहीं पहुंचती, ना ही अपने घर गई। बाद में जब माता पिता दोनों की एक दूसरे से बातचीत हुई तो पता चला कि बेटी ना तो घर आई है
और ना ही दुकान पर आई है। इसके बाद उसके पेरेंट्स जो है वो घबरा गए, जो रिलेटिव है वो सब परेशान हो गए। उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के बारे में कोई जानकारी, कोई खबर नहीं मिली। इसके बाद वो बेटी के कॉलेज पहुंचे और वहाँ टीचर्स से और उसके साथ पढ़ने वाली कुछ लड़कियों से, सहेलियों से, उनके माता पिता ने बातचीत की, लेकिन कोई ज्यादा जानकारी इस लड़की के बारे में नहीं मिली। एक लड़की जरूर पुलिस को मिली, और मतलब ये जो पेरेंट्स है इनको मिली, और उस लड़की ने ये बताया कि वो मेरे साथ ही कॉलेज से निकली थी और एक पर्टिकुलर बस स्टॉप तक वो मेरे साथ आई थी। उसके बाद मैं अपने रास्ते चली गई, वो बस स्टॉप के बाद अपने रास्ते निकल गई। यह एक लास्ट इंफॉर्मेशन उसके अपीयरेंस के बारे में, कि वो कहाँ पर देखी गई थी, यह एक लास्ट इंफॉर्मेशन उसके पेरेंट्स को मिली थी। पेरेंट्स अब बहुत परेशान हो गए। उन्होंने जाकर श्रृंगेरी के पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस वालों ने इस सिलसिले में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की और लड़की की तलाश करना शुरू कर दी। तलाश चलती रही। शाम होते होते इस मामले में बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद खबर सामने आई। उस लड़की की लाश उस बस स्टॉप से तकरीबन 600 मीटर दूर एक कुएं के अंदर पड़ी हुई मिली। इस कुएं में ज्यादा पानी नहीं था, बल्कि कीचड़ था नीचे, और लड़की की लाश उसी कीचड़ में धंसी हुई थी। लड़की को ढूंढ रहे लोगों की नजर जब इस कुएं में पड़ी, लाश पर गई, तो वह चौंक गए और बहुत दुखी हो गए। फिर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। श्रृंगेरी की पुलिस मौके पर पहुंची और फिर फायर ब्रिगेड और कुछ बचाव कर्मियों की मदद से उस लड़की की लाश को बाहर निकाला गया। लाश पर कुछ खून के धब्बे भी थे, और ये क्लियर नहीं था कि इस लड़की का कत्ल हुआ है या फिर उस लड़की ने खुद ही अपनी मर्जी से जान दी, क्योंकि ऐसा कई विजिबल इंजरी मार्क जिसे देखकर ऐसा लगे कि हाँ, लड़की की हत्या कर दी गई हो, वैसा लोगों की पहली नजर में दिखाई नहीं दिया, पुलिस को भी नहीं, और खासकर इसलिए भी क्योंकि लड़की का पूरा शरीर तकरीबन कीचड़ से सना हुआ था। ऐसे में कोई इंजरी मार्क अगर होता भी तो इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता। पुलिस ने इसकी बॉडी को रिकवर किया, और रिकवर करने के बाद इस लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उधर इस मामले में जांच पुलिस अपने तौर पर तो कर ही रही थी, घर वालों से भी बातचीत कर रही थी, कि घर वालों ने पुलिस से पूछा कि क्या आपकी किसी से दुश्मनी है, या आपकी बेटी की हाल में किसी दिनों में कभी किसी से कोई लड़ाई हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक तरफा आशिक अपनी बेटी को परेशान कर रहा हो, क्योंकि अक्सर 16-17 साल की उम्र में ऐसी होती है जब लड़कियों को इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हर लड़की को नहीं, लेकिन इस तरह के बहुत सारे केस स्टडी देखे गए हैं, कुछ लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। तो पुलिस को शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लड़का परेशान कर रहा हो, और उसने रिजेक्शन की वजह से जो है इस लड़की के साथ कुछ ऐसा किया हो। लेकिन घर वालों से पूछताछ में पुलिस को इन सारे सवालों का जवाब ना में मिला। लेकिन जब जब उस डेड बॉडी का घर वालों ने मुआयना किया, घर वालों ने जब अपनी बेटी की लाश देखी, तो उनकी एक ऐसी बात नजर आई, उन्होंने एक ऐसी बात रियलाइज की जिसके बारे में उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के नाक में जो नथ है, जिसे नोज पिन कहते हैं, वो गायब थी, और इसके साथ साथ दोनों कानों में उसने बालियां पहन रखी थी, वो दोनों बालियां भी गायब थी। अब ऐसा तो तभी हो सकता है जब उस लड़की के साथ कोई लूटपाट की घटना हुई हो, क्योंकि अगर लड़की का मान लीजिए कत्ल किया गया, जैसे कि सीन ऑफ क्राइम को देखने से ऐसा लग रहा था, तो कत्ल के पीछे एक मोटिव का होना भी जरूरी होता है। तो वो मोटिव क्या हो सकती है, इसके बारे में पुलिस अभी पता ही लगा रही थी। लेकिन तब तक पुलिस को यह पता चलता है कि उसका नोज पिन और कान की बालियां गायब है। अब मर्डर ड्यू टू रॉबरी, इस मामले में पुलिस को ऐसा लगने लगा। उधर जो बॉडी है उसके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। सिंगरी के बाहर बेंगलुरु में उस लड़की की लाश का पोस्टमार्टम किया गया। जिस पोस्टमार्टम ने शव का पोस्टमार्टम किया, उसने देखा कि इस लड़की के शरीर पर तकरीबन 50, और अगर मैं एग्जैक्ट नंबर की बात करूं तो 48 एटीमम इंजरी मिली, यानी ऐसे जख्म और चोटों के निशान जो कत्ल से पहले उसके शरीर पर लगे थे। और यह चोट तकरीबन 50 की संख्या में थे। 48 अब तक इतनी ज्यादा या इतनी मारपीट किसी के साथ तभी हो सकती है जब वह लड़की जो है अपने साथ हो रही जोर जबरदस्ती का विरोध कर रही है, और उस लड़की के साथ एक से ज्यादा लोगों ने इस तरह की हरकत की हो जिसमें लड़की की जान चली गई। जब पोस्टमार्टम में और गहराई में डॉक्टर उतरे तो डॉक्टरों को कुछ ऐसा एविडेंस मिला जिससे यह पता चला कि ना सिर्फ उस लड़की के साथ लूटपाट हुई है, बल्कि उस लड़की के साथ सेक्सुअल अब्यूज भी हुआ है, यानी उस लड़की के साथ मौत से पहले बलात्कार जैसी घटना भी हुई है। तो ये अपने आप में एक संगीन अपराध था। कत्ल तो अपने आप में संगीन था ही, लेकिन किसी 18 साल की लड़की को रेप करने के बाद मार डाला जाए, ये अपने आप में बहुत विचलित करने वाली एक घटना है। तो जो पोस्टमार्टम का आउटकम था वो कुछ ऐसा ही था। जब जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने उस लड़की के जो सिर के बाल हैं वो इकट्ठा किए, प्राइवेट पार्ट्स के जो हेयर्स है, जिसे
प्यूबिक हेयर कहते हैं, वो भी पुलिस ने इकट्ठा किए हैं। इसके अलावा लड़की के फिंगर नेल यानी नाखूनों में जो डिपॉजिट है, फिंगर नेल में क्लिपिंग्स, उसे डॉक्टरों ने इकट्ठा किया और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने। साथ ही कुछ फाइबर मटेरियल जो लड़की के प्राइवेट पार्ट्स के इर्द गिर्द और शरीर के दूसरे हिस्से में मिला था, वो सारी चीजें पुलिस ने जमा की और उनका इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने पास रखा। साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन अब तक डॉक्टर्स ने किया, उससे यह क्लियर हो गया कि इस लड़की के साथ कत्ल से पहले बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया और उसके साथ लूटपाट भी हुई है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि इस घटना को अंजाम किसने दिया, क्योंकि ना तो इस मामले में कोई चश्मदीद था और ना ही जिस जगह पर यह घटना हुई वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा था। पुलिस अगर किसी भी कातिल को आइडेंटिफाई करती है तो आखिरकार कैसे करती? यह पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल और बहुत ही चुनौती भरा केस था, खासकर ग्रामीण इलाकों में और कस्बई इलाकों में जहां सीसीटीवी की एक्सेसिबिलिटी कम है, मतलब सीसीटीवी का प्रेजेंस उतना नहीं है। और अभी तो हम 2026 में हैं, आप जितना पुराने दिनों में जाएंगे, आप उतना मोबाइल फोन की अवेलेबिलिटी कम होती है। तो उस समय थोड़ा इन्वेस्टिगेशन थोड़ा मुश्किल था। हालांकि 2016 तब तक सबके पास मोबाइल तकरीबन आ चुका था, स्टूडेंट के पास भी, लेकिन कोई ऐसे लीड जो है वो पुलिस को शुरुआती तफ्तीश में टेक्निकल एविडेंस के जरिए नहीं मिल पा रही थी। और पुलिस थोड़ा कंफ्यूज इस मामले में भी थी कि आखिरकार इस कत्ल का एग्जैक्ट मोटिव क्या था। क्या रेप करना मोटिव था या फिर लूटपाट करना मोटिव था? कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही मोटिव होते हैं। इस केस स्टडी को देखकर पुलिस को लग रहा था कि शायद ये दोनों इंटेंशन कातिलों को कर रहा हो कि इस लड़की की जान लेने के पीछे अब की कोई ऐसा चश्मदीद या एविडेंस पुलिस के पास नहीं था। तो पुलिस ने जो ऑर्थोडॉक्स मेथड ऑफ पुलिसिंग है, पुलिस ने उसकी मदद लेने के सहारे इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाने का फैसला किया। वो तरीका क्या होता है? वो तरीका होता है कि मुखबिरों से बात करना। उस इलाकों में रोज जिन लोगों की आवाजाही होती है, जो वहाँ रहते हैं, गांव के लोग, उस कस्बे के लोग, उस कॉलेज में पढ़ने वाले टीचर्स, उस कॉलेज के बाकी स्टूडेंट, आसपास के दुकानदार, मेहनत मजदूरी करने आने वाले लोग, इन सारे लोगों से पूछताछ करना। अब पुलिस ने एक रास्ता था, पुलिस का एक मकसद था, पुलिस इस कोशिश में लगी हुई थी और पुलिस ने बहुत सारे लोगों से बातचीत की। जो क्रिमिनल्स हैं उनके बारे में तो पुलिस की जानकारी नहीं मिली, लेकिन पुलिस को एक इंफॉर्मेशन ऐसी मिलती जिसमें पुलिस को इस मामले में तफ्तीश की उम्मीद की किरण पुलिस को दिखाई देने लगी है। कुछ लोगों ने पुलिस को यह बताया कि इस इलाके में पहले भी कुछ महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ लूटपाट की कोशिश हुई है, बदतमीजी भी हुई है। अब पुलिस इस बात पर हैरान थी कि अगर पहले ऐसा हुआ तो हमें क्यों नहीं पता चला। तो पुलिस ने जब उन लोगों से पूछा कि भाई अगर हुई है और ऐसा कोई विक्टिम है तो हाँ, तो किसी ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा है? तो ज्यादातर मामलों जिनका भी जिक्र पुलिस के सामने हुआ, लोगों ने बताया कि लोगों ने लोक लाज के भय ये से या शर्मिंदगी की वजह से लड़कियों ने महिलाओं ने इस तरह की घटनाओं के बारे में पुलिस में कोई रिपोर्टिंग नहीं की। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ एक मैसेज भी है। वो मैसेज ये है कि अगर ऐसी घटनाएं हो तो लोक लाज के भय से उन घटनाओं को मिनिमाइज कर देना या भूलने की कोशिश करना, यह बिल्कुल सही तरीका नहीं है। पुलिस को बताना बहुत जरूरी है। शायद अगर पहले की घटनाओं के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया होता, यह घटना नहीं होती। खैर, ये एक अलग मामला है, इस बात पर अलग से बात हो सकती है। लेकिन इस मामले में कुछ केस स्टडी का पुलिस को जब पता चला, जिसमें लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई थी, लूटपाट की कोशिश हुई थी और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। ऐसे मामला तो एक टीचर्स का ही था जिसके साथ ऐसी घटना हुई थी और उस टीचर ने इसके बारे में लोकल पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन उस मामले की तफ्तीश कहीं बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। और इत्तेफाक से उस टीचर के साथ वो जो दुर्व्यवहार की और लूटपाट की कोशिश की घटना हुई थी, वो श्रृंगेरी पुलिस स्टेशन की हद में नहीं हुई थी, बल्कि श्रृंगेरी के पास एक और पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है जयापुरा। जयापुरा में वो घटना हुई थी। हुआ यह था कि जयापुरा में एक बस स्टॉप पर वो टीचर कुछ रोज पहले खड़ी थी और तब दो तीन लड़कों ने उस महिला के साथ लूटपीट करने की कोशिश की। बस स्टॉप पे वे पहुंचे थे बाइक से और महिला के साथ, टीचर के साथ बदतमीजी की थी और उन्होंने रोप करने के लौटने की कोशिश कर ही रहे थे। तब इत्तेफाक से उस महिला की किस्मत अच्छी थी कि उनका कोई जानकार बस स्टॉप पे आ गया और जैसे ही बस स्टॉप पर आकर वो रुका, ये जो बदतमीज करने वाले लड़के हैं ये वहां से भाग गए। तो देखा जाए तो वो महिला बाल बाल बच गई थी। उसके साथ बहुत बड़ी रॉबरी जैसी घटना कम से कम हो सकती थी, मास सिंपिंग हो सकती थी, मिस हैपनिंग हो सकती थी। लेकिन उन टीचर्स ने जो कंप्लेंट किया था उसको उन्होंने सीरियसली नहीं किया और शायद जयपुरा थाने की पुलिस ने भी उस मामले की इन्वेस्टिगेशन को तब इतनी गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस ने जब इस जानकारी जुटाई तो पता चला कि एक स्टूडेंट के साथ भी, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के साथ भी कुछ रोज पहले ऐसा हुआ था और उस स्टूडेंट ने
पुलिस को अपने साथ हुई ज्यादती की घटना की इस बारे में जानकारी नहीं दी थी। पुलिस ने वह उस स्टूडेंट से और उस टीचर से अलग अलग पूछताछ करने का फैसला किया ताकि इनसे उन लोगों के बारे में कोई क्लू मिल जाए जो लोग इस तरह की घटनाओं को इस इलाके में अंजाम दे रहे हैं। बहुत ज्यादा क्लू तो नहीं मिला, लेकिन जब टीचर से बातचीत हुई तो टीचर को एक ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन, एक ऐसा पॉइंट मिला, उस टीचर को याद आया जिसने इस मामले की तफ्तीश में पुलिस की बड़ी मदद की। वो बात क्या थी? वो यही थी कि जो रॉबर्ट थे वो एक बाइक पर आए थे उस बस स्टॉप पर और उन टीचर्स को लूटने की कोशिश कर रहे थे। उनके उनके साथ बदतमीजी की थी और बाइक का जो सामान, सामने का जो रजिस्ट्रेशन प्लेट होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने की जो जगह होती है, वहां पर उन्होंने रॉबर्ट्स की बाइक पर चीनू लिखा हुआ, वहां पर उन्होंने रॉबर्ट्स की बाइक पर चीनू लिखा हुआ था, बल्कि चीनू नहीं, चिनू लिखा हुआ था, CHINU, चिनू। अब ये जो चिनू वर्ड है, ऑब्वियसली बात है ये सारे बाइकों में तो लिखा हुआ नहीं होगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर जिस तरह के एक यूनिक आइडेंटिटी होती है उस तरह से ये चिन्हित किसी बाइक पर लिखा होना है, वो भी अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो अब पुलिस का ध्यान ऐसी बाइक के ऊपर गया जिन बाइक के सामने वाले नंबर प्लेट की जगह पर चिन्ह लिखा हुआ है। अब बाइक के मैक के बारे में पुलिस ने पता लगाया और जो लोकल RTO का ऑफिस है, पुलिस ने वहां जाकर मैक वाली बाइकों के बारे में जानकारी जुटाई कि उस मैक की कौन कौन सी बाइक उस इलाके में है और रजिस्टर्ड है। हाल के दिनों में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, पुलिस ने वो सारी लिस्ट निकाली। उस पर्टिकुलर मैक वाली बाइक की पूरी जानकारी RTO के ऑफिस से पुलिस ने निकाली। यह काम पुलिस ने इसलिए किया क्योंकि बहुत सारी बाइकें होती है, सारी बाइकों को चेक करना एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता था। तो पुलिस ने इसको फिल्टर करने का फैसला किया कि पता कर लेते हैं कि पर्टिकुलर मॉडल की कितनी बाइक हैं। और जब पुलिस को ये पता चल गया तो पुलिस ने उन बाइक्स के जो ओनर हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई, कुछ लोगों से पूछताछ की, और जहां पर वो बाइक के ओनर अलग अलग घरों में अलग अलग जगहों पर रहते थे, उस मोहल्ले में जाकर पुलिस ने पता किया और कोशिश की कि आखिरकार पुलिस को एक और जानकारी, एक और लीड मिली। वो लीड ऐसे तो नहीं था कि किसी ने पुलिस को बता दिया हो कि हाँ फला आदमी के पास कोई बाइक है जिसमें चिन्हू लिखा हुआ, लेकिन एक जो और लीड मिली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास लीड थी। वो क्या थी? एक किसान उस इलाके में रहता था, उसने पुलिस किसान से पुलिस की बातचीत हुई, पुलिस लोगों से पूछताछ कर ही रही थी तो किसी को एक जानकारी दी जिसमें पुलिस ने बताया कि एक रोज पहले उससे दो नौजवान लड़के किसी मोड़ पर मिले और वो वहां खड़े थे और उन दोनों नौजवान लड़कों से उस किसान की बातचीत हो रही थी और इनमें से एक नौजवान के चेहरे पर स्क्रैच मार्क थे, ऐसे निशान जिसमें किसी ने चेहरे पर नोचा हो। तब किसान बड़ा क्यूरियस था यह जानने के लिए कि भाई किसी के चेहरे को इस तरह से कौन नोच सकता है। वो जो दो लड़के थे उनमें से एक लड़के के चेहरे पर स्क्रैच यानी उस तरह के नोचे जाने के निशान थे। किसान ने उस लड़के से पूछा भी दोनों से कि भाई क्या चक्कर है, तुम्हारे चेहरे पर ये कौन से दाग है, कैसे किसने नोच लिया? लेकिन उन दोनों लड़कों ने इस चेहरे पर जो दाग था उसको लेकर कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं दिया, कोई लॉजिकल आंसर उस किसान को नहीं दिया। किसान के दिमाग में यह बात थी और पुलिस ने जब उस किसान से इत्तेफाक से पूछताछ की तो बातचीत की, क्योंकि पुलिस उस इलाके में ज्यादातर लोगों से पूछताछ कर रही थी, तो पुलिस को इन दो लड़कों के बारे में खबर मिली, जानकारी मिली। अब पुलिस को यह याद आया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें लड़की के साथ जाति की बात सामने आई है, रेप वाली बात भी सामने आई है, और साथ ही पुलिस को यह भी याद आया कि जो पोस्टमार्टम करने वाले फोरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं उन्होंने इस लड़की के नेल के जो क्लिपिंग्स होते हैं, उस फिंगर नेल की क्लिपिंग को वो पुलिस ने इकट्ठा किया, मतलब फोरेंसिक एक्सपर्ट ने इकट्ठा किया, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शायद उसके नेल में कोई त्वचा के टुकड़े या मांस के टुकड़े जरूर होंगे। जब उसने अपने आप को बचाने की कोशिश के लिए किसी को नोचा होगा, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी पुलिस के सामने थी। अब पुलिस को इन सारी चीजों को एक दूसरे से मिलाना था, कॉर्पोरेट करना था, मिलाना करना था। इस बीच वो चिन्नू नंबर की बाइक, चिन्नू लिखा हुआ बाइक की तलाश तो चल ही रही थी और पुलिस को आखिरकार इतने सारे लीड के बाद, आप यह कह सकते हैं कि सुरागों के बाद आखिरकार पुलिस को वो आदमी मिल गया जिसकी बाइक पर चिन्ह लिखा हुआ था। यह एक नौजवान लड़का था जो मेहनत मजदूरी किया करता था, लेकिन वो देखा जाए तो एक तरह आदतन अपराधी था। उसका नाम था संतोष आर। संतोष आर को पुलिस ने दबोचा, उसकी बाइक पर ठीक उसी तरह का चिन्ह लिखा हुआ था जिस तरह से टीचर्स ने देखा था और पुलिस की डिस्क्राइब किया था। और उसके बाद से पुलिस को वो जो लड़की है उस जिसकी हत्या हुई है उसकी नोज पिन और कानों की बालियां भी मिल गई, बरामद हो गई। लेकिन पुलिस ये का यह एक ऐसा तरीका होता है जिसके बारे में कई बार जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो शक करते हैं, यहाँ तक कि अदालत भी ये भरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि ये वाकई चीजें जो है वो पुलिस की निशानदेही के पर बरामद हुई है या नहीं। क्योंकि कई बार पुलिस
पर ऐसे इल्जाम लगते हैं कि पुलिस किसी को फंसाने के लिए या उन पर केस के इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए इस तरह की चीजें प्लान कर देती है। तो ऐसे इल्जाम भी बचाव पक्ष के लोग लगाते हैं। तो इसलिए पुलिस को नोज पिन और कान की बाली तो बेशक आर संतोष के पास मिल गया, लेकिन पुलिस इतने भर से संतुष्ट नहीं होना चाहती थी। पुलिस अब उसके दूसरे साथी को, जो इस लड़की के मर्डर में शामिल था, संतोष से पूछताछ के बाद उसके बारे में पुलिस को जानकारी मिली। उसका पीछा करना शुरू किया। उसे जानकारी मिल गई थी, वो लगातार भाग रहा था। कई दिनों की तलाश के बाद, कई दिनों तक उसका पीछा करने के बाद आखिरकार पुलिस ने दूसरे नौजवान का, जिसका नाम प्रदीप इम है, उसको भी गिरफ्तार कर दिया। प्रदीप के चेहरे पर नोचे नोचने के वो निशान मौजूद है और वो अभी बिल्कुल विजिबल थे। और यह बात तकरीबन क्लियर हो गई कि यह दोनों लड़के हैं जिन्होंने उस लड़की के साथ पहले रेप किया, फिर उसकी हत्या की और कानों की बाली और नोच का जो नोच पिन होता है, नोच पिन उसे लूट कर चले गए। इंटेंशन लूटपाट का ही रहा होगा, लेकिन अकेली लड़की को देखकर इनके अंदर का शैतान जागा और इन्होंने लड़की के साथ भी ज्यादती की। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, इनसे पूछताछ भी हुई और इन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। लेकिन अभी असली सबूतों को आजमाने की और उन्हें न्याय की कसौटी पर कसने की बारी थी। तो वो सबूत क्या थे? वह सबूत थे जो भी फोरेंसिक एविडेंस पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने इकट्ठा किए थे। वह जिसमें सिर के बाल, प्राइवेट पार्ट्स के बाल, फिंगर नेल क्लिपिंग और फाइबर मटेरियल, ये सारी चीजें जो है, उन सबूतों की रिपोर्टिंग का पुलिस को इंतजार था। और वो रिपोर्ट आए। प्रदीप एम नाम के जिस दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके डीएनए प्रोफाइल इस लड़की के बॉडी से जो ह्यूमन डिपोजिट मिले थे उसमें मैच कर गया और लड़की के जो नाखून में त्वचा के कुछ हिस्से मिले थे, उसका जो डीएनए प्रोफाइल था वो प्रदीप के डीएनए प्रोफाइल से मैच कर गया, जिससे यह क्लियर हो गया कि उस लड़की की हत्या करने के में प्रदीप का रोल और प्रदीप का प्रेजेंस जरूर था। ठीक इसी तरह से संतोष के भी कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल उस लड़की के बॉडी से पुलिस ने रिकवर किए थे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने रिकवर किए थे। वो जो भी है आइडेंटिकल तरीके से डीएनए एग्जामिनेशन से मैच कर गया। और जब डीएनए रिपोर्ट की किसी आरोपी की और किसी विक्टिम के साथ मिल जाती है, जिस तरह से कि केस स्टडी की बात मैं आपको कर रहा हूँ, तो फिर एक तरह से सबूत बन जाता है। मतलब ऐसा एविडेंस जो बिना डाउट हो, क्योंकि डीएनए एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। आप सब जानते हैं कि एक आदमी का डीएनए दूसरे आदमी से मैच नहीं करता। मतलब परिवार के लोगों के साथ तो मैच करता है, लेकिन रेंडमली किसी के साथ मैच नहीं करता। तो अगर प्रदीप और संतोष के डीएनए को एविडेंस अगर उस लड़की की बॉडी से रिकवर हुए हैं, तो आप समझिए कि इन दोनों का उसके कत्ल में और उसके साथ रेप करने की घटनाओं में कितना मतलब ऐसा हाथ होगा जिस पर कोई डाउट ही नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत अहम सबूत पुलिस के पास थे, जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की बदौलत पुलिस को मिले थे। पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट दाखिल की। 38 विटनेसेस को पुलिस ने इस मामले में कोर्ट के सामने पेश किया, चाहे वो फोरेंसिक्स एक्सपर्ट हो, वो टीचर हो जिनके साथ पहले रॉबरी की कोशिश हुई थी, वो किसान हो जिसने इन आरोपियों के चेहरे पर नाखून के निशान देखे थे, तो और वो स्टूडेंट हो। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं इस केस से जुड़े हुए, जिसने भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ की थी, उनको पुलिस ने राजी किया और 38 गवाहों को पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में पेश किया। 17 एविडेंस पीस ऑफ एविडेंस पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में पेश किए और तकरीबन 10 से 15 डॉक्यूमेंट्री एग्जिबिट जो है वो सबूतों के तौर पर पुलिस ने अदालत में पेश किया। और इस तरह से इस मामले की जांच में जो पुलिस ने मेहनत मशक्कत की, उसके बाद एक वाटर टाइट केस पुलिस बनाने में कामयाब रही। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि अदालत ने इस मामले को इन दोनों लड़कों को गुनहगार करार दिया, क्योंकि सबूत बहुत मजबूत थे। इनके पास से बरामदगी भी हुई थी, मोटिव भी क्लियर हो चुका था, डीएनए की बात भी सामने आ गई थी, गवाहों की बात भी सामने आ गई थी। तो इनको फांसी की सजा रेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस की श्रेणी में रखते हुए इन दोनों लड़कों को फांसी की सजा ही सुना गई। हालांकि आपको पता है, फांसी की सजा देना और फांसी के तख्ते पर तख्त तक किसी को पहुंचा देना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो फांसी की सजा तो हो गई, लेकिन फांसी की सजा के बावजूद इन्होंने तो अभी तक फांसी के फंदे पर लटका ही नहीं गया, क्योंकि इन्होंने अपनी फांसी की सजा को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में जो है अपील की, अर्जी दायर की। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हाई कोर्ट का फैसला भी आएगा और शायद इन लड़कों को उनके किए की सजा मिलेगी और आखिरकार फांसी की सजा उन्हें दे दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। हम मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। बनारस के पास एक और शहर है जौनपुर। जौनपुर शहर का अपने आप में काफ़ी नाम है और इसी जौनपुर शहर की हद में, बल्कि जौनपुर ज़िले की हद में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है मड़िया। इस मड़िया पुलिस स्टेशन में
रानीपुर बाईपास के पास 5 जून के सुबह को मॉर्निंग वॉक कर रहे कुछ लोगों की नज़र एक पॉलीथीन के थैले पर पड़ती है। यह पॉलीथीन का जो पैकेट है वो अप्रत्याशित रूप से बड़ा है, यानी सब्जी भाजी लाने के लिए जिस तरह के पॉलीथीन के पैकेट का इस्तेमाल हम करते हैं, यह पैकेट कहीं उससे ज़्यादा बड़ा और बिल्कुल ब्लैक। पॉलीथीन का पैकेट जो है वह काफ़ी टाइट तरीके से बंधा हुआ भी है और सड़क के किनारे यह पैकेट पड़ा है। लोगों की नज़र जब इस पैकेट पर पड़ी तो लोगों ने देखा कि इस पैकेट के आसपास कुछ मक्खियाँ भी भिनभिना रही है। लोगों को देखकर शक हुआ। अब तक आपको भी शक हो गया होगा, क्योंकि इस तरह की कोई घटना सामने आई है जिसमें किसी की लाश या लाश के टुकड़े कातिलों ने उसकी हत्या करने के बाद इस तरह से पॉलीथीन के पैकेट में रैंडमली पैक करके सड़क के किनारे फेंक दिए हैं। क्योंकि ऐसा करने से कातिल को लगता है कि मरने वाली या मरने वाले की पहचान नहीं हो पाएगी और कभी भी कत्ल का यह केस नहीं खुलेगा। अलबत्ता होता ठीक इसका उल्टा है। ज़्यादातर मामले सुलझ ही जाते हैं, तो इस मामले में लोगों को पॉलीथीन के पैकेट को देखकर शक होता है और लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। मडिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और कुछ सफाई कर्मचारियों की मदद से पॉलीथीन के ऊपर पैकेट को खोला जाता है। जब उस पैकेट को पुलिस खोलती है तो पुलिस को कुछ भी देख के पुलिस के भी कुछ देर के लिए हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। इस पैकेट के अंदर एक सर कटी लाश पड़ी थी। लाश के कुछ और अंग भी गायब थे, लेकिन धड़ तकरीबन इम्पैक्ट था और वो धड़ जो है कटा हुआ धड़ उस पैक करके पॉलीथीन के पैकेट में कातिल ने ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने जब इस लाश को रिकवर किया तो उसे ये समझते देर नहीं लगी कि यह लाश जो है किसी लड़की की है, किसी महिला की है, क्योंकि कपड़े और लाश के बनावट से यह देखकर पुलिस ने आसानी से अंदाज़ा लगा लिया। हालांकि लाश किसकी है, कौन सी लड़की की है, इसकी पहचान अभी होना बाकी थी। और चूंकि सिर ही गायब था तो ये अगर सिर होता तो भी एक ब्लाइंड मर्डर होता, क्योंकि कोई सुराग, कोई चश्मदीद कुछ भी नहीं इनिशियली, और सिर नहीं तो समझ लीजिए कि एब्सोल्यूट ब्लाइंड मर्डर था। तो पुलिस के जब यह डेड बॉडी मिली तो पुलिस ने उसे रिकवर किया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कॉज ऑफ डेथ का पता करने के लिए, हालांकि देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद गला काट कर या मतलब किसी और तरीके से जान ली गई हो, तो खैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने यह जो सिर कटी लाश है इसकी तस्वीरें क्लिक की और उन्हें सोशल मीडिया के पर फ्लोट करना शुरू किया। जौनपुर की मडिया पुलिस ने अब जो इस मामले की जांच कर रहे थे पुलिस ऑफिसर एसपी सिटी मिस्टर आतिश कुमार सिंह, उन्होंने अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप पर इस लाश की तस्वीरें को डाला। साथ ही जो आसपास के और इलाके हैं, मतलब बनारस हुआ, इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय नगर हुआ और जिससे पहले मुगल सराय कहते थे, अब इन सब जगहों पर उस बॉडी की तस्वीरें पुलिस स्टेशन में और वहाँ के सामाजिक संगठनों के पास भिजवाई गई, सर्कुलेट किए गई, ताकि कोई अगर हो तो इस महिला की पहचान कर ले। और कोशिश का फ़ायदा यह हुआ कि बनारस के रहने वाले एक शख्स ने इस महिला को पहचानने का दावा किया और कहा कि सर कटी हुई लाश उसकी बीवी की है, जिसका नाम रेशमा खान है। अब पुलिस ने उसके पति से पूछताछ शुरू की और कहा कि भाई आपकी पत्नी घर से कब गई थी, कहाँ गई थी, क्या बोलकर गई थी और आपकी पत्नी को किससे बातचीत होती थी। तो पति बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं था। रेशमा के 3 बच्चे हैं और उसका पति भी है, जैसे कि आपको मैंने, और वो जो है वो बनारस में रहती थी, लेकिन बीच बीच में वो कभी अपने रिश्तेदारों के पास जाने की बात कहकर घर से जाती, कभी मायका जाने की बात कहकर घर से निकल जाती। तो कभी एक रोज़ पहले, यानी कि 5 जून की घटना है, 4 जून को वो घर से निकली थी किसी से मिलने जाने की बात कहकर। उसके पति को बस इतनी ही खबर थी और इससे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मरने वाली महिला की पहचान हो गई रेशमा खान की, तो उससे मोबाइल नंबर का भी पुलिस ने पता चल गया। तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस ने उसके मोबाइल फ़ोन की CDR निकलवाई, जिसे कॉल डाटा रिकॉर्ड कहते हैं। अब जब CDR निकलाई तो मोबाइल फ़ोन पर रेशमा की आखिरी वक्त पर किससे बातचीत हो रही थी पुलिस को यह पता चल गया। साथ ही पुलिस को उसके लोकेशन का भी पता चल गया कि मौत से पहले या उसका जो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हुआ उससे पहले उसकी लोकेशन क्या थी। तो यह इन्वेस्टिगेशन अब आगे बढ़ने लगी। पुलिस को पता चल गया कि आखिरी वक्त जौनपुर में ही था और जौनपुर में उसकी बातचीत हेमल खाखरिया नाम के एक आदमी से हो रही थी। हेमल खाखरिया कौन था, अब पुलिस को इसके बारे में पता लगाना था। पुलिस ने उसके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो पता चला कि यह हेमल जो है एक AC मैकेनिक है, यानी कि AC मैकेनिक का काम करता है और मूल रूप से गुजरात के भावनगर का रहने वाला है।
और रहकर जौनपुर में वो कामकाज किया करता है। यह अपने आप में थोड़ी उल्टी सी बात है, क्योंकि आमतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मेहनत लोग होते हैं वह अलग अलग राज्यों में, खासकर गुजरात जो एक तरक्कीशुदा राज्य है, वहाँ जाकर काम करते हैं। लेकिन यह हेमल खंकरिया जो है गुजरात से कामकाज के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में आकर रहने लगा। पुलिस को उसके बारे में और ये जानकारी मिली, पता चला। अब पुलिस ने हेमल के बारे में पता करना शुरू किया। उसके मोबाइल फ़ोन की CDR पुलिस ने निकलवाई, उसको भी चेक किया तो पता चला कि हेमल की और रेशमा की लगातार फ़ोन पर काफ़ी दिनों से लंबी बातचीत होती है, चैट भी होती है, और यह सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा है। आखिरी वक्त पर यानी 4 जून को हेमल और रेशमा ये दोनों जौनपुर में एक पर्टिकुलर लोकेशन पर एक साथ मौजूद थे, क्योंकि दोनों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन एक ही टावर के साथ एक ही जगह पर शो हो रही थी। इससे यह बात क्लियर हो गई कि हेमल और रेशमा साथ थे, लेकिन थे कहाँ पर? तो पुलिस ने जब उसकी जानकारी जुटाई तो पता चला कि जिस जगह पर उनकी लास्ट लोकेशन है वो बेसिकली हेमल खंकरिया के ही जौनपुर का मकान है। अब पुलिस ने यह वहाँ दबिश दी तो हेमल नहीं मिला। उसकी तलाश पुलिस ने शुरू की और किसी ठिकाने पर, किसी मुकाम पर हेमल की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की जौनपुर पुलिस ने, और घेराबंदी करने पर हेमल ने पुलिस पर कथित तौर पर फायरिंग कर दी, गोलियां चला दी। और आपको पता है उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनी कितनी तेज़ है, वो तुरंत गोली मारती है और टांगों पर मारती है। और यहाँ भी उसने हेमल खंकरिया के पैरों में गोली मारी और उससे उठाकर अस्पताल ले गई। अब अस्पताल में उससे पूछताछ शुरू हुई। शुरू में उसने कत्ल की बात से इनकार किया कि रेशमा को जानने से भी मना कर दिया। लेकिन पुलिस ने जब उससे कहा कि भैया झूठ बोलने में कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारे मोबाइल की एक CDR हमने निकलाई है और हमारे पास रेशमा जिसकी तुमने हत्या की है उसके भी मोबाइल की CDR है, और यह प्रूफ फैक्ट है कि तुम रेशमा के साथ आखिरी वक्त पर थे, अब तुम बच नहीं सकते। तो हेमल ने फिर अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि हाँ, उसी ने रेशमा की हत्या की है। अब सवाल यह है कि रेशमा को वो जानता कैसे था और रेशमा के साथ ऐसी मुलाकात थी, क्योंकि रेशमा ऑलरेडी एक शादीशुदा महिला थी जिसके 3 बच्चे थे, और उसने फिर रेशमा की हत्या क्यों की? तो इसका जवाब हेमल ही दे सकता था। हेमल से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि रेशमा से उसकी मुलाकात कुछ साल पहले हुई थी और तब से वह लगातार रेशमा के टच में है और रेशमा से उसकी बातचीत होती है। बीच बीच में रेशमा उससे मिलने बनारस से जौनपुर आती है, वो भी कभी कभी बनारस जाता है और फिर वो दोनों मिलते हैं, कहीं बाहर भी चले जाते हैं, और यह सिलसिला यूं ही महीनों से चला आ रहा था। पुलिस ने कहा है कि अब तुम लोगों का ये जो रिलेशनशिप था वो ऑब्वियसली घर वालों को तो पता नहीं होगा। उसने कहा कि नहीं साहब, नहीं पता था। फिर जब सब कुछ खुफिया तरीके से चल रहा था, खामोशी से चल रहा था, तो ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने रेशमा की हत्या कर दी? तो उसने बताया कि 4 जून को जब रेशमा मुझसे मिलने आई थी, बहुत अच्छे मूड में आई थी और मैं भी बहुत अच्छे मूड में था। हम लोगों ने अच्छा वक्त गुजारा साथ में। उसके बाद रेशमा आराम करने लगी, और जब वो आराम करने लगी तो मैंने उसका मोबाइल फ़ोन लिया और उसके मोबाइल फ़ोन को ऐसे ही कैजुअली मैंने एक्सप्लोर करना चेक करना शुरू किया। और जब मैंने उसके मोबाइल फ़ोन को चेक किया तो मैंने देखा, तो मेरी नज़र ऐसे कई लोगों पर पड़ी जिनके साथ रेशमा फ्लर्ट कर रही थी, चैट कर रही थी। अब ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि रेशमा को मैं अपना गर्लफ्रेंड मानता हूँ, वो शादीशुदा है तो अपने पति से रिलेशनशिप है, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन वो किसी और आदमी से फ्लर्ट करे, उससे मिलने जुलने की बातें करे, उससे चैट करे, लंबी बातें करे, यह बात देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। और उसने बताया कि उस दिन उसकी रेशमा से काफ़ी लड़ाई हुई, लेकिन रेशमा ने बात को संभालने की कोशिश की और उसने गुस्सा जो है हेमल का वो शांत करने की कोशिश की। और इसके बाद हेमल और रेशमा काफ़ी करीब आए और रेशमा को लगा कि आप शायद उसके ऊपर से हेमल का गुस्सा जो है वो ख़त्म हो गया है। वो निश्चिंत हो गई और वो इत्मीनान से हेमल के कमरे पर चैन की नींद सो गई। उसकी प्लानिंग थी कि अगली सुबह उठने की और फिर उठकर अपने घर बनारस वापस जाने की। लेकिन सच्चाई यही थी कि हेमल खंकरिया का गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था। वह बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो गुस्से में था। उसने देखा कि रेशमा सो गई है तो उसने मौके का फ़ायदा उठाया। पहले गला घोट कर उसकी हत्या की, और फिर जब रेशमा की मौत हो गई तो फिर उसने लगा कि अब इसकी लाश को ठिकाने कैसे लगा जाए, तो फिर उसने घड़ासे का इस्तेमाल किया और उसी घड़ासे से रेशमा खान की लाश के कई टुकड़े किए और उन टुकड़ों को प्लास्टिक के पन्नी खरीद कर लाया वो, और पैकेट में 2 अलग अलग पैकेट में उन टुकड़ों को उसने भर दिया प्लास्टिक के बैग में, और उन्होंने 2 अलग अलग इलाकों में फेंके। जौनपुर के रानीपुर बाईपास के पास उसने धड़ का हिस्सा फेंका
और सिर का और शरीर के कुछ बाकी के हिस्से रामनगर के इलाके में फेंके। यानी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फेंके ताकि दोनों अलग अलग जगह अगर किसी के हाथ लग भी जाए तो इनिशियल ना हो पाए कि ये लाश किसकी है, पहचान ना हो पाए, यह इरादा था। तो खैर उसने अपनी तरफ से कोशिश तो की, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब रानीपुर बाईपास के पास मड़िया पुलिस स्टेशन की हद में मॉर्निंग वॉक करने गए लोगों की नज़र प्लास्टिक के पैकेट पर पड़ी और उस पैकेट से जब लाश बाहर निकली, सर कटी हुई लाश, तो फिर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। अब पुलिस ने बाकी कड़िया को जोड़ने के लिए कुछ सीसीटीवी फुटेज भी पूरे रूट के स्कैन किए और कुछ सीसीटीवी फुटेज में कातिल के मूवमेंट जो है वो कैप्चर हुए थे, वो भी पुलिस के हाथ लगे। तो मौका वारदात से लाश बरामद होना, एक तरफ सिर और दूसरी तरफ धड़ का मिलना, जुर्म का इकबाल करना जो आरोपी है उसकी जुबानी सीडीआर के जरिए दोनों के आपस में बातचीत और उनकी लोकेशन का एक ही जगह पर प्रूफ होना, ये सारी चीज़ें जो है एक कॉन्क्रीट एविडेंस के तौर पर पुलिस के हाथ इस वक्त है। और पुलिस ने जौनपुर पुलिस ने इस मामले को सक्सेसफुली क्रैक कर लिया। लेकिन यह कहानी इतनी ही तक नहीं है। अगर जो कातिल है खांकरिया, हेमल खांकरिया, अगर उसके बैकग्राउंड की बात करें तो हेमल खांकरिया पर डबल मर्डर का एलिगेशन पहले भी है। डबल मर्डर वो गुजरात के भावनगर में कर चुका है, ऐसा आरोप उस पर है। और जिस तरह से वो गुजरात की जगह इन दिनों उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रह रहा था, उसे देखकर पुलिस को शक है कि शायद जौनपुर में भी छिप कर रह रहा हो ताकि किसी को उसके बारे में पता न चले और पुलिस और कायदे कानून से वो बच के दूर रहे। देखिए, ये दिनांक 5 जुलाई 2026 के मरियाऊ थाने के रानीपुर बाईपास के पास एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। उस बॉडी की पहचान तभी नहीं हो पाई थी और तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना के अनावरण के लिए मृतका के पहचान के लिए 3 टीमों की गठित हुई थी। इस पूरे प्रकरण में तत्काल की धाराओं के अभियोग भी पंजीकृत किया गया। टीमों के संयुक्त प्रयास से इस घटना का तत्काल 14 घंटे के अंदर ही अनावरण किया गया, जो है कि उसकी पहचान रेशमा उर्फ सना निवासी वाराणसी के रूप में हुई। जो जांच के क्रम में जो टीमें लगी हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युअली साक्ष्य के आधार पर इस पूरे घटना में जो सम्मिलित अभियुक्त हैं उनका नाम खंकरिया करके नाम है। उर्फ बताते हैं दिलीप। उससे जो उस जानकारी हुई उसके बारे में, वो निवासी भावनगर गुजरात का रहने वाला है और यहाँ हाल पता उसका कस्बा मरियाऊ था। ये जलकल विभाग द्वारा जो मजदूर गुजरात से लाए जाते हैं उसी रूप में यहाँ काम करना शुरू किया था। बाद में इसने रिपेयरिंग करने वाला काम करता है एसी का, वो उस रूप में इसने कुछ महीने से काम शुरू किया था अलग अलग घरों में जाकर। तो ये थी पूरी इन्वेस्टिगेशन की कहानी। इस इन्वेस्टिगेशन पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय। अब सिया और चेतन, तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई एपिसोड में। तो इस समय हम बात करेंगे केतन और सिया की नई खबर क्या सुनने में आई है उसके बारे में। अब केतन, जब सिया और चेतन पुलिस की हिरासत में हैं, लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। सिया ने एक बार पुलिस वालों से पूछा, कहीं से उसे पता चल गया कि उसके पापा हॉस्पिटल में थे। जब केतन की मौत की खबर आई, और यह खबर आई कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है 23 जून को, सिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो पुलिस वालों ने उसे बताया कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा अस्पताल के आईसीयू में हैं, फिर बाहर आए। लेकिन जो वहाँ पुलिस वाले मौजूद हैं उनके हिसाब से इस खबर को सुनकर सिया के चेहरे पर कोई ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं था। यानी क्या इस खबर को सुनने के बाद उसने महसूस किया, पता नहीं चला। जिन पुलिस वालों ने यह बातें की उनके हिसाब से यह पता नहीं लगा पाए। सिया का भाई भी वहाँ कल पहुंचा था उसी पुलिस स्टेशन में जहां उन्हें रखा गया है, लेकिन आमना सामना या मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन इन 4 दिनों में सिया और चेतन ने कई बार अपने बयान बदले। इन 4 दिनों का अब तक का जो निचोड़ सामने आया है वही कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ।
18 जून की सुबह 10 या 10:30 के दरमियान केतन की मौत हुई थी धक्का देकर। जब पुलिस ने सिया और चेतन के कॉल डिटेल खंगाले तो अजीब हैरानी हुई। 16 जून तक दोनों में काफ़ी बातें होती थी, लेकिन 17 जून से दोनों में बातें मोबाइल पर नहीं हुई। ना इनकमिंग कॉल, ना आउटगोइंग कॉल। ना सिया ने किया, ना चेतन ने किया, और ना कोई मैसेज। वैसे भी सारे मैसेज व्हाट्सएप के, टेलीग्राम ऐप, बाकी सोशल मीडिया के सिया के मोबाइल से भी गायब है और चेतन के मोबाइल से भी गायब है। इन्होंने सब कुछ डिलीट कर दिया क्योंकि इन्हें शायद शक था कि कहीं पुलिस पूछताछ करते हुए इनके रिश्ते के पीछे इनके मोबाइल तक ना पहुंच जाए, तो सारे डिटेल्स, सारे डाटा दोनों के मोबाइल से डिलीट है। इवन जो रिसाइकल बिन है, डिलीटेड आइटम से भी डिलीट कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम उसे रिकवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो सामने आई बातचीत वो ये कि 17 जून को दोनों जब कैफ़े में मिले थे उस दिन भी दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। यानी ये दोनों 16 से ही इस बात का एहतियात बरत रहे थे कि उनका कॉल डिटेल्स या उनकी कॉल डिटेल लोकेशन यह कहीं एक सबूत के तौर पर सामने ना आ जाए। इसके बाद 18 जून की मौत होती है। 18 जून को भी दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती। 19 जून को भी नहीं, 20 जून को भी नहीं, 21 को भी नहीं, 22 को भी नहीं, और न ही 23 को जब गिरफ्तारी हुई। यानी जो लोग दिन में 10-10, 20-20 कॉल करते थे, 18 जून से लेकर 22 जून तक दोनों एक दूसरे से कटे हुए थे, और इन दौरान दोनों मिले भी नहीं, क्योंकि एक तरफ मंगेतर की मौत हो चुकी थी, सारा परिवार इकट्ठा है, और हर एक की नज़र में उस वक्त सिया है, क्योंकि शादी से पहले ही ये पहाड़ टूट पड़ा था। सबको हमदर्दी थी, तो बाहर जाना या फिर चेतन से मिलने का मौका नहीं मिला, और दोनों मिले भी नहीं। लेकिन असली कहानी जो पूछताछ में सामने आई वो अपने आप में बड़ा हैरान करने वाली बात है। चेतन और सिया जब मिलने और सगाई हो गई तो भी ये था कि अभी वक्त है, शादी में टाइम लगेगा। लेकिन अचानक सुबहगहट सिया के घर शुरू हो गई कि जब सगाई हो गई तब केतन के घर वाले चाहते थे कि शादी जल्द हो जाए, क्योंकि केतन की भी उम्र 16-26 साल की हो चुकी थी, तो वो लोग चाहते थे जल्दी से जल्द शादी हो जाए। हालांकि सिया के माँ बाप इतनी जल्दी में नहीं थे, क्योंकि सिया भी 19 की थी, तब तो 20 की तो 19 जून को हुई है। लेकिन केतन के घर वालों का यह कहना था कि शादी अब हो जानी चाहिए, जब सगाई हो गई है, और यही से सिया घबरा गई। उसने केतन से बात की। उसने कहा, देखो सगाई तो हो गई है, शादी में 5 महीने हैं, 5 महीने में हो जाएगी, और क्या करें। पहले इन दोनों में यह हुआ कि घर पर बात कर लो। केतन तैयार था अपने घर वालों से बात करने के लिए, मम्मी पापा से शायद लोग मान भी जाते। सिया तैयार नहीं थी। सिया ने कहा कि अगर मैं अपने माँ बाप से बात करूँगी, मम्मी पापा से, तो उनका दिल टूट जाएगा, पता नहीं फिर घर वाले क्या होगा, वो लोग फिर अग्रवाल फैमिली से कैसे बात करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। तो उसने कहा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं शादी से इनकार करूं, अपने घर वालों के सामने मैं यह कर नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बोले, फिर रास्ता क्या है। उसने कहा, कुछ और सोचते हैं। फिर यह था कि किसी तरह शादी टाले। सिया और चेतन में एक चीज़ से तय हुई थी कि कम से कम 3 साल का मौका मिल जाए, और ख़ास तौर पर यह सिया का था। 3 साल में कुछ बदल जाएगा, 3 साल में वह बहुत कुछ कर लेगी। इस दौरान मैं कॉमर्स की पढ़ाई कर रही थी सिया, और पुणे के एक कॉलेज से उसको एक पापा ने बेकरी का शॉप भी ओपन करके दिया था। तो उसने कहा, मैं तब तक कुछ और कर लूँगी, और 3 साल में कुछ और रास्ता निकल आएगा कि तुमसे शादी की बात घर में छेड़ूंगी, घर वाले शायद मान जाएं, क्योंकि सिया का यह भरोसा था कि इकलौती बेटी है, एक भाई और एक बहन है, भाई भी छोटा है। लेकिन ये दोनों अभी ये सच सोच रहे हैं। उधर शादी की तैयारी शुरू हो गई है। शादी कहाँ होगी, कौन कौन गेस्ट, कैसे, सब कुछ। और सबसे बड़ी चीज़ जो हुई वो प्री वेडिंग शूट भी बोले इंडोनेशिया में है। अब चेतन और सिया दोनों घबरा गए कि प्री वेडिंग शूट भी हो रही है, इसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ होने के बाद अगर शादी से इनकार करती है तो घर वाले, मम्मी पापा, रिश्तेदार, उधर केतन के घर वाले क्या कहेंगे, पापा की भी साख और यह इज्जत चली जाएगी। तो वो घबरा गई प्री वेडिंग शूट से, क्योंकि ये फिर आखिरी मोहर है, उसके बाद तो शादी है, और शादी उसे करनी नहीं थी।
तब उसने कहा कि मुझे बस किस तरह 3 साल मिल जाए, 3 साल तक शादी नहीं करूँगी, तब मैं 23 की हो जाऊँगी और 23 मैं आसानी से कर सकती हूँ। लेकिन ये 3 साल कहाँ से लाए, 3 साल का वक्त कहाँ से खरीद के लाए। चेतन ने कई बार सिया को समझाया कि तुम मम्मी पापा से बात करो, यह भी मत बोलना कि शादी तोड़ ले। तुम यह कहो कि अभी मेरी उम्र कम है और मुझे कुछ और पढ़ना भी है, बिजनेस भी करना है, तो ये शादी 3 साल बाद कर लेते हैं। पर इसकी भी हिम्मत नहीं हुई सिया की अपने माँ बाप से बात करने की, क्योंकि उसे लगा कि यह मान भी जाएंगे, केतन के फैमिली वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि केतन अभी 26 के करीब है और 3 साल बाद वह 29 का हो जाएगा, तो वो कहाँ मानेंगे। और वह तब जज्बाती में भी है बच्चे की शादी में। चेतन बार बार कहता रहा, सिया की हिम्मत नहीं पड़ी माँ बाप के सामने यह कहने की। यह इन दोनों के बीच मीटिंग चल ही रही फ़ोन पर, लंबी लंबी बातें इसी को लेकर, क्योंकि जब से फरवरी में सगाई हुई दोनों का टॉपिक एक ही था, कैसे इस शादी को रोके और कैसे ये दोनों मिले। तब पहली बार एक दिन सगाई के बाद बात बता रहा हूँ, केतन ने सिया के सामने एक बात कही, और यह बात ये अप्रैल मई की शुरुआत की है, अप्रैल के एंड और मई की शुरुआत की है। उसने सिया से कहा कि देखो, तुम घर वालों से बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती, उधर उनके घर वाले भी शायद पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे, तो एक काम करते हैं, हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। यह चेतन का आइडिया था। पहली बार सिया के सामने उसने कहा, एक बार भाग के शादी कर लेंगे, फिर तुम्हारे पेरेंट्स भी बच जाएंगे, क्योंकि जो इल्ज़ाम आएंगे वो तुम पर आएगा कि सिया भाग गई है, तो तुम्हारे पापा मम्मी की इज्जत भी रह जाएगी, शहर में सब कुछ ठीक रहेगा, वो भी भूल जाएंगे, अपने लड़के के लिए कोई और लड़की ढूंढ लेंगे। चेतन ने यह रास्ता दिखाया सिया को पहली बार कि चलो हम दोनों चुपचाप खामोशी से पूरे शहर से कहीं भागकर शादी कर लेते हैं, बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन सिया नहीं मानी। सिया ने कहा कि एक बार भाग के शादी करेंगे, यह भी मेरे मम्मी पापा को ज़्यादा तकलीफ़ देगा, ये नहीं कर सकती। चेतन ने उसे समझाने की कोशिश की, सिया नहीं मानी, बोली कोई और रास्ता। फिर ये दोनों इसी बात कर ही रहे थे, जब चेतन जिद करने लगा कि नहीं, कोई और रास्ता तो है नहीं। तब एक रोज़ अचानक सिया ने कहा है कि भागकर शादी कर लेने से तो अच्छा है मेरे लिए केतन को मार देना, क्योंकि केतन को मार देंगे तो सारा मामला का हल हो जाएगा, ना शादी तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मुझे माँ बाप को बोलने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती, ना केतन के घर वालों को बुरा लगेगा, क्योंकि वो लड़का अब तो दुनिया में तो है नहीं। तो अगर केतन को मार देती हूँ तो यह मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। बदनसीब इसके भी माँ बाप से यह कहूँ कि मेरी शादी अभी आप नहीं कीजिए या रिश्ता तोड़ दीजिए, तो ना मैं उनका दिल तोड़ूंगी, ना उन्हें बुरा लगेगा, ना केतन के घर वालों को बुरा लगेगा। और इसलिए घर से शादी तोड़ने की बात करने से ज़्यादा आसान मेरे लिए केतन को मारना है। लेकिन जब चेतन ने पहली बार यह सुना तो वो डर गया। उसने कहा, तुम क्या बात कर रही हो। फिर धीरे धीरे केतन के दिमाग में भी यह बात घर कर गई और उसने कहा कि शायद यह आसान है, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और केतन की मौत के बाद वैसे ही रिश्ता ख़त्म और इन दोनों का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन फिर यह हुआ कि कैसे केतन को मारना आसान तो, पर कैसे मारना आसान है, क्योंकि इन दोनों को यह पता है कि जरा सी भी शक गया तो पकड़े जाएंगे। ये कि रास्ता निकाला जाए, कैसे केतन को मारा जाए, कैसे वो एक हादसा दिखाए या कुछ और दिखाए, लेकिन कत्ल ना दिखे, और कत्ल दिखे भी तो ये दोनों दूर दूर तक इज्जत में ना आए तो क्या करें। इत्तेफाक से रास्ता खुद केतन ने दिखाया। ट्रैकिंग का शौकीन केतन 31 मई को पहली बार अपने साथ सिया को लोहागढ़ किला ले जाता है। वहाँ उसके साथ हंसते खेलते फ़ोटो खिंचाते बातें करता है और उसी वक्त सिया को वो खाई नज़र आ जाती है। और जिस जगह ये खड़े थे सिया को लगा कि इससे आसान क्या होगा अगर मैं धक्का दे दूँ, सबको यही लगेगा कि एक हादसा था, पाँव फिसला और वो गिर गया। 31 मई को जब ये दोनों लौटे तो दोनों ने पूछताछ में बताया कि 31 मई को आने के बाद पहली बार सिया ने चेतन को यह बात बताई। 31 मई को ही शाम को उसने चेतन से कहा है कि मुझे रास्ता मिल गया है, जगह पता चल गई है और किसी को शक भी नहीं होगा और यह हादसा होगा। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद 14 जून को पहली बार मौका मिला, जो इन दोनों ने बताया। 14 जून को जब मौका मिला और सिया ने धक्का दिया, लेकिन फिर भी पेड़ की वजह से केतन बच गया। उसके बाद यह शाम को लौट आया और फिर इधर चला। इधर चेतन को पता है
आज क्या होने वाला है। वो उसका दिल धड़क रहा है, घबराया हुआ है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। लेकिन शाम को जब लौटी चेतन अपने घर से और शिया अपने घर जाने लगी, तब पहली बार 14 तारीख को यह दोनों मिले। मतलब इस दौरान में चेतन और सिया इस नाकाम कोशिश के बाद दोनों की शाम को मुलाकात हुई और उसने सिया ने बताया कि मैंने कुछ ठीक किया था, लेकिन पेड़ की वजह से वो बच गया। जब केतन ने यह सुना तो चेतन रोने लगा। उसे उम्मीद थी कि काम हो जाएगा। वो रोने लगा इसलिए कि यह नाकाम हो गया। पता नहीं कहीं केतन को शक हो गया, केतन को शक ना हो जाए और फिर यह सारी चीज़ें गड़बड़ ना हो जाए, फिर कहीं सिया उससे दूर ना हो जाए। तो वो रोने लगा था। पर सिया ने कहा कोई बात नहीं, अभी एक और ट्राई करेंगे। इसी के बाद 18 जून को यह गए, तब सिया ने कहा कि इस बार नाकाम नहीं होना है, तुम्हें भी चलना है। चेतन जाना नहीं चाहता था कि अगर तुम दोनों साथ गए एक साथ लोकेशन, तो फिर इन दोनों ने तय किया कि ठीक है तुम होगे कि पर लेकिन तुम्हारा लोकेशन नहीं पता चलेगा। और इसलिए 18 जून की सुबह जब चेतन अपने घर से निकला तो मोबाइल वहीं छोड़ा, स्कूटी पड़ी, हुडी पहना और पहुंच गया। कोई सबूत नहीं था उसके वहाँ किले में मौजूदगी का। बस गलती एक ही थी कि उसने अपने एम्प्लॉय का वो मोबाइल ले गया था और उस एम्प्लॉय से भी पूछताछ पुलिस कर चुकी है। उसके बाद जब यह लौटे तो पहले चेतन निकल चुका था किले से, क्योंकि उसे पता था थोड़ी देर में यह अब सिया फ़ोन करने जा रही है अपनी मम्मी को। फिर वहाँ केतन के घर तक पहुँचे जाए। उसके बाद 18 जून से 19, 20, 21, 22, 23 दोनों कभी नहीं मिले। दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों की पहली बार आमने सामने मुलाकात 23 जून को जब एक ही थाने में दोनों से पूछताछ हो रही थी और जब एक ही गाड़ी में दोनों को बिठाया कर कोर्ट ले जाया गया ताकि उनकी कस्टडी मांगी जा सके। और यह उसी वक्त की तस्वीर है जब सिया और चेतन के एक गाड़ी में दोनों का चेहरा ढका हुआ है। पुलिस कोर्ट लेकर जा रही है। अब इन दोनों के आमने सामने भी पूछताछ होगी। कई क्रॉस कनेक्शन जो हैं दोनों के वो भी हो चुके हैं ठीक, और पुलिस की उम्मीद है कि बाकी चीज़ें जल्दी सामने आएंगी। तो इस कहानी में मैंने यह कि सिया को 3 साल खरीदने थे, 3 साल का वक्त चाहिए था और इस 3 साल के वक्त को खरीदने के लिए केतन की जान ले ली। अब इस कहानी में एक साथ कितने घर जुड़े, कितने केतन 25-26 साल का नौजवान बेवक्त चिराग बुझ गया हो। उसके घर वालों से पूछे, उसके माँ बाप से पूछे, उनका जवान बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। तो केतन का पूरा परिवार, ख़ास तौर पर उसके माँ बाप, जिनका शायद जब जब याद आएगी उनके आंसू निकलेंगे। सिया ने केतन का मारा, एक कातिल का ठप्पा लगेगा। सिया के माँ बाप जिन्हें बड़े नाज से पाला था अपनी बेटी को, उसके पापा बड़े फ़ख्र से कह रहे थे कि कभी उनकी बेटी झूठ नहीं बोलेगी, हर बात मानती है। उन्होंने कहा कैमरे में सिया के माँ बाप जो सिया ने किया उसकी सज़ा वो भुगतेंगे, रोएंगे। चेतन के माँ बाप को तो पता ही नहीं था कि सिया नाम की कोई लड़की भी है उसकी ज़िंदगी में। बल्कि 18 जून को वो निकला तो चेतन अपने बाप को यह कहकर गया था कि वो एक मीटिंग में जा रही है, बल्कि अपनी माँ से कहकर गया था और 2-3 बाद एक घर लौट आया, 2-3 बजे तक घर लौट आएगा। चेतन के माँ बाप पूरी ज़िंदगी अब इस सदमे के जीने के उनके केतन के माँ बाप पूरी ज़िंदगी अब इसी सदमे में जिएंगे कि उनके बेटे के साथ उनके माथे पर कातिल का कलंक लग चुका है। 3 परिवार अलग अलग, तीनों के माँ बाप। हम अक्सर बात करते हैं किसी के बच्चे का कर होता है, जान ले ली जाती है, उस माँ बाप पे क्या गुजरती है। लेकिन थोड़ा गहराई में जाकर सोचिए, चाहे वो कोई भी केस हो, सोनम का हो, मुस्कान का हो, और जितने भी इस तरह की शादी सगाई और इनकी साजिश के बीच में किसी लड़का या लड़की का कोई मार देता है तो केतन के घर वालों को तो ज़िंदगी भर का दर्द है, लेकिन सिया के माँ बाप का तो कोई कसूर ही नहीं है, उनके मम्मी पापा का तो कोई कसूर ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं उनकी बेटी बाहर क्या करती हुई, कौन किस लड़की के साथ घूमती है, कहाँ कैफ़े में जाती है, क्या इश्क है, क्या प्लानिंग हो रही है। उन्हें तो बस यह था कि उनकी बेटी बहुत अच्छी है। चेतन माँ बाप को पता ही नहीं। पिता ने पहली बार सिया का नाम सुना जब वो गिरफ्तार हुआ, तो बेशक कत्ल एक का हुआ चेतन का, लेकिन ज़िंदगी भर और कत्ल करने वाला
जो होते हैं और जिसका कत्ल होता है, जिसका उसके माँ बाप तो रोते ही रोते हैं, और जो कत्ल करता है, जो बच्चे कत्ल करते हैं, उनके माँ बाप भी पूरी ज़िंदगी उसी तरह रोते हैं बिना कसूर के। क्या आप सिया के माँ बाप पूरी ज़िंदगी उसी पुणे शहर में अपने घर में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जानकारों में सर उठाकर चल पाएंगे? नहीं। जिस बिजनेस की जगह है, जहाँ दुकान है, जो भी है, वहाँ बैठते हैं, लोग आते हैं, क्या वो उस रब के साथ, उसी तेवर के साथ तो सामान करेंगे? जब नहीं, जब कोई मिलेगा किसी महफिल या किसी पार्टी में, फंक्शन में, शादी में, चाहे परिवार का ही हो, और जब ये जाएंगे तो लोग एक अजीब नज़रों से देखेंगे कि ये है सिया के मम्मी पापा। सेम उसी तरीके से चेतन के माँ बाप भी, सिया के माँ बाप भी, क्या कसूर या क्या कसूर, चेतन के माँ बाप का क्या कसूर, या फिर सोनम के माँ बाप का क्या कसूर, मुस्कान के माँ बाप का क्या कसूर, लेकिन हम सब उसी नज़र से देखते हैं। कत्ल एक होता है, कत्ल करने वाले अलग होते हैं, लेकिन मरते ज़िंदगी भर उनके माँ बाप हैं, चाहे वो कातिल के माँ बाप हों या मकतूल के माँ बाप हों। तो इस कहानी में आज इतना ही। देखते हैं इस कहानी में अब क्या अपडेट आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए बाय।